हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस के सिलेबस में कुछ यूनिट ग्रेजुएशन से ऐड की गई है, ठीक है, जिनमें से 4 यूनिट मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज एंड अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी का इन सब का मैंने अलग अलग भी प्लेलिस्ट बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। और अप्लाइड जूलॉजी में जितने भी हमारे सब टॉपिक्स उन्होंने दिए हुए थे, चाहे वो फिश टेक्नोलॉजी था, चाहे एनिमल हस्बेंड्री था, पोल्ट्री फार्मिंग था, सारे के सारे सब टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं, उनको प्लेलिस्ट से जाके देखिएगा। और ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें जिस यूनिट के लिए आई थी वो है एक्वेटिक बायोलॉजी। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, BSc के अंडर ये पूरा का पूरा एक पेपर होता है हमारा, ठीक है। अगर आप जूलॉजी ऑनर्स आपने किया होगा तो आपने ये पूरा का पूरा एक सेमेस्टर में पूरा पेपर पढ़ा होगा एक्वेटिक बायोलॉजी का, ठीक है। उसमें से मैं वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर पढ़ने का मतलब है 200-300 पेज पढ़ना, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इसको 4 सब यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। क्या क्या है उसमें? एक्वेटिक बायोम्स है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी पढ़ना है, मेरीन बायोलॉजी पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्सेज पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए जाएंगे। थोड़ी सी बड़ी यूनिट है लेकिन पेशेंस के साथ हम करेंगे, ठीक है। अभी हमारे एग्जाम में टाइम भी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इकोलॉजी क्या होती है। तो जब आप ऐसी ब्रांच की बात करते हो, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच की बात करते हो जो रिलेशनशिप की बात करती है, किसकी? ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसा रिलेशनशिप है और उनका अपनी फिजिकल सराउंडिंग के साथ जो रिलेशनशिप है। यानी कि जिस रूम में जैसे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे जो मेरा कोई और इस रूम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके साथ जो रिलेशन है, और यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ जो मेरा रिलेशन है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं? इकोलॉजी बुलाते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, फिर इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम क्या होता है? तो सारे के सारे जो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। DSSB ने आपसे पूछा हुआ है बायोटिक के एग्जाम्पल, एबायोटिक के एग्जाम्पल। तो बायोटिक में आते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, ये सब क्या कंपोनेंट है? बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आता है? जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सब कुछ क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। उसके अलावा DSSB ने एक मार्क में पूछा हुआ है इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने ये टर्म दिया था। सबसे पहली बार इकोलॉजी किसने बताया था हमें? अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था। लेकिन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी है हम्बलडॉन, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, मेरे को है ना कमेंट में ये बताइएगा कि बायोलॉजी के फादर कौन है और जूलॉजी के फादर कौन है। उसके बाद आता है इकोसिस्टम को हमने किस किस में डिवाइड किया है। तो इकोसिस्टम को हमने 2 टाइप के में डिवाइड किया है मेजरली। एक है नेचुरल इकोसिस्टम, एक है मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें नेचर में मिलता है। मैन मेड इकोसिस्टम में आता है जिसको हमने बनाया, जैसे कि हम जब खेती करते हैं या आप अपने घर पे कोई एक्वेरियम लेके आते हो या फिर कोई क्रॉप फील्ड है जहाँ पे आपने कोई फसल उगा रखी है, ये सब कुछ क्या है? मैन ने बनाया, खुद बनाया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैन मेड इकोसिस्टम बोलेंगे। नेचर से जो हमको मिला उसको हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन कौन से आते हैं? यानी कि लैंड पे जितने भी इकोसिस्टम मिलते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, ये सब कुछ क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो लैंड पे मिलने वाले इकोसिस्टम है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में मिलने वाले इकोसिस्टम। उसको भी हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है फ्रेश वाटर और एक है मेरीन। तो कुछ पानी तो ऐसा होता है, कुछ लाइफ तो ऐसी होती है जहाँ पे ना सारा का सारा पानी बहुत ज्यादा फ्रेश है। उसके अंदर कौन कौन आते हैं? पॉन्ड, लेक, रिवर, ठीक है। तो जो हमारे तालाब होता है, झील होती है, नदी होती है, ये किस में आते हैं? फ्रेश वाटर में आते हैं। यहाँ पे जो पानी आपको मिलेगा वो फ्रेश वाटर होगा। इसका जो सॉल्ट कंटेंट होता है, सैलिनिटी होती है, वो बहुत ही लो होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरीन। मेरीन का मतलब होता है जिसका पानी जो होगा बहुत ही ज्यादा खारा होगा, बहुत ज्यादा सॉल्ट इसके अंदर घुले होंगे। तो हमारे जो सी और ओशियन है उनकी सैलिनिटी अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम आता है, मैनमेड इकोसिस्टम आता है। नेचुरल इकोसिस्टम को हमने डिवाइड किया है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में, और टेरेस्ट्रियल में आते हैं ग्रासलैंड और डेजर्ट, और एक्वेटिक में भी 2 सब यूनिट्स है, फ्रेश वाटर और मेरीन। इस पूरी की पूरी यूनिट एक्वेटिक बायोलॉजी में हमें इनको ही डिस्कस करना है, ठीक है, फ्रेश वाटर एंड मेरीन। तो सबसे पहले हमें समझना है बायोम। बायोम का मतलब क्या होता है? तो ये है ना बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, जो हम कम्युनिटी की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहां पे जहाँ पे सारे की सारी कम्युनिटी, फ्लोरा एंड फोना, एक पूरे बहुत बड़े एरिया में जो बिलोंग करती है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर एरिया को में बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी यूनिट जो है उसको हम क्या बुलाते हैं? बायोम बुलाते हैं। जैसे कि एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, एक पूरा का पूरा जंगल अगर है तो वो किसका एग्जाम्पल है? बायोम का एग्जाम्पल है, ठीक है।
टुंड्रा का उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है ना 2 टाइप के बायोम हो सकते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल बायोम। टेरेस्ट्रियल बायोम का मतलब है जो लैंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, वो किसके अंदर आता है, टेरेस्ट्रियल बायोम के अंदर आते हैं। उसके बाद हमें पढ़ने हैं एक्वेटिक बायोम, जो हमारी पूरी की पूरी यूनिटी है पहली। तो एक्वेटिक बायोम का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो किस में बिलोंग करेंगे, पानी में बिलोंग कर रहे होंगे। उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है मेरीन बायोम, एक है फ्रेश वाटर बायोम। तो मेरीन बायोम जो सी और एस्चुरीज में आते हैं। उसके बाद है फ्रेश वाटर बायोम, तो हमारी जो नदी है, हमारी जो झीलें हैं, मार्शेज है, ये सब किसके अंदर आते हैं, फ्रेश वाटर बायोम में आते हैं। क्योंकि यहाँ का जो पानी है उसका सैलिनिटी बहुत लो होता है, उसको हम फ्रेश वाटर बुलाते हैं। जिसका सैलिनिटी बहुत हाई होता है उसको हम मेरीन बुलाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम उसको कहते हैं जिसके अंदर है ना पानी की सैलिनिटी जो होती है वो बहुत लो होती है, और इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरीके से अडेप्टेड है कि वो लो सैलिनिटी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उनको ज्यादा नमक में रहना पसंद नहीं है। तो ये कैसे इकोसिस्टम कहलाएगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहलाएगा। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लेंटिक इकोसिस्टम, एक है लोटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसे फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम जिसके अंदर है ना उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि उसमें है ना बाकी का पानी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी है ना ठहरे हुए पानी की बात हो रही है। जो पानी कहीं पे एक जगह पे भरा हुआ है, खाली है, उसमें नया नया पानी आके रोज नया ऐड नहीं हो रहा है। तो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। मोस्टली ये इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं जिसके पास है ना कोई करंट फ्लो नहीं है अपना नया, यानी किसके पास है ना, जैसे कोई भी नया करंट फ्लो नहीं आता। यानी कि अगर आप तालाब की बात कर रहे हो, अगर आप झील की बात कर रहे हो, तो उसके पास है ना रोज समुद्र से आके पानी नहीं गिर रहा है, किसी नहर से आके पानी नहीं गिर रहा है, किसी नदी से आके पानी नहीं गिर रहा है। तो ये कैसे इकोसिस्टम है, लेंटिक इकोसिस्टम है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है लेंटिक इकोसिस्टम के बारे में, किसके अंदर कैसा पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, ठीक है। इसका पानी जो होता है वो स्टैग्नेंट होता है, स्टिल होता है, स्टैग्नेंट एंड स्टिल होता है। उसके बाद आता है हमारा लोटिक इकोसिस्टम। तो लोटिक इकोसिस्टम ऐसा एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसके अंदर है ना मूविंग वाटर आता है, ऐसा पानी जो चलता रहता है। तो जो हमारी नदियां होती है, आपने देखा है ना, वो ग्लेशियर से निकलती है, पूरा रास्ता चलती रहती है और उसके बाद जाके समुद्र में मिल जाती है। तो ये कैसी है, इसके अंदर है ना बहुत मूवमेंट देखने को मिलती है इस पानी के अंदर, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। जो हमारी स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, वो किसका एग्जाम्पल है, लोटिक इकोसिस्टम। तो अगर यहाँ से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आना होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि लेंटिक इकोसिस्टम किसको कहते हैं। तो जिसके अंदर है ना स्टैग्नेंट वाटर होता है, लोटिक जिसके अंदर मूविंग वाटर होता है, ठीक है। लेंटिक इकोसिस्टम का आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, लोटिक इकोसिस्टम का आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है कि अब ये जो इकोसिस्टम हमें पढ़ना है, पहले हम है ना फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, यानी कि साफ पानी वाले इकोसिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कौन आते हैं, रिवर्स आते हैं, पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है आपको है ना आज पूरे दिन का काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, अगर उनमें से कोई भी एक चीज आपको ना मिले तो आप उतनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाओगे, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाओगे जितनी आपको दिखानी चाहिए थी। तो जो फैक्टर आपको नहीं मिला उसको हम क्या बुलाते हैं, वो क्या बन जाता है, लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। तो सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर क्या पढ़ेंगे हम, टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो जो फ्रेश वाटर बॉडी होती है उसके अंदर है ना टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर वेरिएशन जो होती है वो बहुत कम होती है। अब इसके कारण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर बॉडी में जो टेम्परेचर वेरिएशन है पानी के अंदर वो बहुत कम होती है, उसका कारण क्या है, ये कारण आपको दिए जा सकते हैं, आपको मालूम हो चाहिए। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, यानी कि वाटर को हीट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो बहुत हाई होती है। बहुत कम टेम्परेचर पे वाटर जो है वो हीट नहीं होता है, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो हाई होती है, इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन बहुत लेस होती है। उसके अलावा जो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी बहुत हाई होती है। किसकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन, यानी कि इस वाटर को एवोपरेट करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना इसकी जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे दिखाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे दिखाता है। ये सारे के सारे जो क्वालिटीज है वाटर की, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखाने देते, किसमें, फ्रेश वाटर बॉडी में। उसके बाद आपको पता है हमें, अगर आप क्लास 12th में अपनी इकोलॉजी वाली यूनिट पढ़ोगे तो उसके अंदर है ना हमें स्टेनोथर्मल एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो स्टेनोथर्मल एनिमल्स हम उनको बोलते हैं जो एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, यानी कि जैसे हमारी बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा काम करती है, एक दो टेम्परेचर 1-2 डिग्री कम हो चलेगा, ठीक है, तो हम क्या है, स्टेनोथर्मल है।
ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम कर पाते हैं ना, उनको हम क्या बुलाते हैं, स्टेनोथर्मल बुलाते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी ऐसे होते हैं। अगर आप है ना वहाँ पे टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, तो वो एक्वेटिक लाइफ जो है वो मरना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर मैं आपका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो आप रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। इवन जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री इस वाले टेम्परेचर पे भी हम सही से काम नहीं कर पाते, तो 100 डिग्री पे कैसे काम करेंगे? तो स्टेनोथर्मल हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तो अगर सोचो, जो वाटर बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे फौना एंड फ्लोरा है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है। अगर उनका टेम्परेचर बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता तो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक लिमिटिंग फैक्टर क्या बन जाता है? टेम्परेचर बन जाता है। अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगी तो हमारी जो है फ्लोरा एंड फौना है एक्वेटिक लाइफ की, वो डिस्ट्रॉय होती है। तो ये है पहला लिमिटिंग फैक्टर। अब आते हैं दूसरे लिमिटिंग फैक्टर पे। तो जब आप किसी पानी को देखते हो तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, साफ, क्लियर नजर आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं बहुत ही क्लीन वाटर है, ट्रांसपेरेंट वाटर है। लेकिन टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? अगर उसके अंदर है ना कुछ भी गंदगी घुल गई है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स घुले हुए हैं, तो क्या करते हैं? पानी को टर्बिडिटी देते हैं। तो टर्बिडिटी की वजह से क्या होता है? जो अब सनलाइट आने वाली थी, अगर ट्रांसपेरेंट होता तो सारी की सारी सनलाइट अच्छे से नीचे पेनिट्रेट कर पाती, लेकिन अब बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? टर्बिडिटी आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा? लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, यानी कि जो सनलाइट होगी वो अच्छे से वाटर बॉडी में नीचे तक नहीं जा पाएगी, जहाँ पे हमारे फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गीज रह रहे होंगे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स रह रहे होंगे, उनके पास लाइट सही से नहीं पहुंच पाती है। किसकी वजह से? टर्बिडिटी। तो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर जो बन जाता है वो क्या होता है? टर्बिडिटी होता है। उसके बाद आता है विंड एंड करंट। तो आपको पता है जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसकी वजह से हाई करंट पैदा होता है, यानी कि पानी की जो स्पीड है वो भी तेजी तेजी से मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। विंड में अगर बहुत ज्यादा तेज चलेगी, बहुत तेज जिस दिन विंड चल रही होती है, तो आपको पता है ना सुनामी आ जाती है। तो ये भी है ना, बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना को डिस्टर्ब कर देता है ना, तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। उसके बाद आता है लाइट। तो आपको पता है जैसे है ना प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। वैसे ही है ना एक्वेटिक लाइफ को भी तो खाना चाहिए ना। तो एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारी एल्गीज रह रही होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स रह रहे होते हैं, जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एक्वेटिक जो फूड साइकिल होती है वो उन्हीं से शुरू होती है। अगर आप कभी भी एक्वेटिक लाइफ साइकिल को देखोगे तो वो कहाँ से शुरू होती है? फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब अगर लाइट ही नहीं पहुंच पाएगी, टर्बिडिटी की वजह से लाइट नहीं पहुंच पा रही, सनलाइट कम होने की वजह से लाइट नहीं पहुंच पा रही, किसी और फैक्टर की वजह से लाइट कम पहुंच पा रही है, तो जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लाइट। ठीक है, यानी कि अगर लाइट नहीं पहुंचेगी सही से तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद होता है गैसेस। तो आपको पता है पानी के अंदर है ना बहुत सारी गैसेस घुली हुई होती है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है जब वो हाई होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन। आपने एक टर्म सुना होगा जिसको हम बोलते हैं डीओ। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है मेरे पानी में, जो हमारे फ्रेश वाटर का पानी है उसके अंदर है ना कितनी ज्यादा ऑक्सीजन घुली हुई है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन घुली हुई होगी वही तो यूज होगी। किस चीज के लिए यूज होगी? जो हमारी फिशेज रह रही है वो क्या यूज करती है? डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करती है। वहां पे जो एक्वेटिक प्लांट्स रह रहे होंगे वो किसको यूज करेंगे? ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो ऑक्सीजन का लेवल हाई होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा, ऑक्सीजन का लेवल अगर हाई नहीं है, लो हो रहा है, तो क्या होगा? हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हमारी फिशेज मरने लग जाते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो सारा का सारा गंदगी की वजह से यूज्ड अप हो जाता है, जिसको हम बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा बीओडी उतना हाई होता है हमारा। ठीक है, तो अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा तो एक्वेटिक लाइफ की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। CO2 का लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा? हमारी एक्वेटिक लाइफ मरने लग जाएगी। और ऑक्सीजन का लेवल लो होगा तो भी ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें है ना प्रॉपर गैसेस का फ्लो चाहिए अपने एक्वेटिक लाइफ में, उनके मेंटेनेंस में। उसके बाद आता है बायोजेनिक सॉल्ट। ठीक है, तो पानी में है ना कुछ सॉल्ट्स घुले होते हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कह रहे हैं? बायोजेनिक सॉल्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्ट है ये? ऐसे सॉल्ट है जिन जो लाइफ के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कैल्शियम। तो आपको पता है हमारे जो वाटर बॉडीज होती है उसके अंदर है ना कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने अराउंड है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने बाहर है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल बनाते हैं। ठीक है, तो वो शेल फॉर्मेशन में उनकी हेल्प कौन करता है? कैल्शियम हेल्प करता है। अगर कैल्शियम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वो अपने बाहर शेल्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसके बाद है ना प्लांट और एनिमल के मेटाबॉलिज्म में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी की मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे
ब्लड में भी हमको कैल्शियम का लेवल मेंटेन चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी की बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा ही प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है। उसके अलावा है ना आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो ये अलाउ करती है कि क्या चीज़ अंदर आ सकती है, परमेबिलिटी की बात हो रही है, क्या चीज़ अंदर आ सकती है, क्या चीज़ अंदर नहीं आ सकती, उसके लिए भी कैल्शियम का एक लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बायोजेनिक सॉल्ट्स भी होने चाहिए हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज में, ठीक है। फ्रेश वाटर बॉडीज में हमारे बायोजेनिक सॉल्ट भी चाहिए। ये तो हुए कैल्शियम के फंक्शन। उसके बाद आता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारी बॉडी में बहुत सारे हमारे डीएनए में हेल्प करते हैं, हमारे नाइट्रोजन एंड बेसिस को बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही है ना हमारे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर होता है हमारे पानी का पीएच। अगर आपके पानी का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक की तरफ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, बेसिक की तरफ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे जैसे एक टेम्परेचर रेंज होती है ना, वैसे ही एसिडिटी की भी एक रेंज होती है, बेसिसिटी की भी एक रेंज होती है कि उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म थ्राइव कर पाएंगे। एसिडिक अगर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक अगर हो जाएगा तो भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए है ना पीएच भी उसका एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। उसके बाद आता है हमारे दो टाइप के इकोसिस्टम हमें पढ़ना है, एक है लेंटिक और एक है लोटिक। तो लेंटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या आता है? स्टैग्नेंट वाटर, स्टैंडिंग वाटर बॉडीज, ठीक है, जिसके एग्जांपल क्या है? लेक, पॉन्ड एंड वेटलैंड्स, ठीक है। तो इनमें से अब है ना एक एक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। उनमें से पहला है लेक्स, ठीक है। तो लेक जो है वो इनलैंड वाटर बॉडी है और पॉन्ड से बड़ी होती है। अगर आप कभी झीलों को देखोगे ना, तालाब से बड़ी होती है साइज के अंदर, ठीक है। अब हमें ना लेक्स के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स पढ़ने हैं। उससे पहले ये डायग्राम देखिए, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें है ना आपको 3 जोन दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने तो 4 लिखे हैं लेकिन आपको 3 पे ध्यान देना है। एक है लिटोरल जोन, एक है लिम्नेटिक जोन, एक है प्रोफंडल जोन, ठीक है। तो जो आपका शोर के पास का इलाका होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जो सरफेस होता है शोर के पास जो होता है, जहाँ पे बहुत सारे सबमर्ज प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये कौन सा जोन होता है? लिटोरल जोन होता है, ठीक है। इसके बाद है ना डेप्थ में, थोड़ा सा डेप्थ में जाके आगे जो फैला हुआ पूरा एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। उसके बाद है ना सबसे बॉटम वाला जो एरिया होता है, किसी भी वाटर बॉडी के बॉटम को अगर आप देख रहे हो तो किस जोन की बात कर रहे हो आप? प्रोफंडल जोन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो 3 जोन में डिवाइडेड होती है हमारी लेक, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटोरल जोन जो होता है सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, मोस्टली आपके शोर के पास वाला एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपको लैंड दिखाई दे रही होगी उसके पास वाला जो एरिया है उसको हम लिटोरल जोन बोलते हैं। उसके बाद आता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में है ना एक लाइट कॉम्पनसेशन एरिया होता है। लाइट कॉम्पनसेशन एरिया हम उसको बोलते हैं जहां तक है ना सन की लाइट जो है पेनिट्रेट कर रही होती है। जो प्रोफेंडल जोन होता है वो बॉटम होता है और डार्क एरिया होता है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई एक्वेटिक लाइफ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको डेड फिशेस दिखाई देंगी कहाँ पे? प्रोफंडल जोन में। लेकिन लिविंग लाइफ जो दिखाई देती है वो कहाँ पे होती है? हमारे लिटोरल जोन में और लिम्नेटिक जोन में। यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ दिखाई दे रही होती है। प्रोफंडल जोन में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो लिटोरल जोन होता है ये शैलो वाटर की बात हो रही है, यानी कि ऊपर ऊपर का जो एरिया है ना उस पानी की बात हो रही है, ठीक है। शोर के पास जो सारा का सारा एरिया है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे ना लाइट बहुत आराम से पहुंचती है, सारी की सारी सनलाइट बहुत आराम से पहुंचती है और इसलिए यहाँ पे ना बहुत आराम से फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जोन जिसको हम लिम्नेटिक जोन बोलते हैं। ये ओपन वाटर जोन है, ठीक है, यानी कि जो लिटोरल था वो तो सिर्फ शोर के पास वाला एरिया था। उसके बाद जो पूरा का पूरा फैला रहता है, जहां तक हमारी झील फैली हुई है, उस पूरे एरिया को हम क्या बुलाते हैं? लिम्नेटिक जोन बुलाते हैं। यहाँ पर भी सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है लेकिन एक पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लाइट कॉम्पनसेशन लेवल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आराम से आपको बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे, जू प्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसी एल्गीज होती है जो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है ना लिम्नेटिक जोन में भी सनलाइट पहुंच रही होती है। उसके बाद आता है प्रोफंडल जोन, ठीक है। प्रोफंडल जोन में क्या होता है? डीप वाटर बॉटम एरिया होता है। यहाँ पे है ना लाइट नहीं पहुंचती, यानी कि अगर आप है ना किसी भी झील का बॉटम वाले एरिया को देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? लाइट नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहाँ पे कोई एक्वेटिक लाइफ भी आपको मेजरली देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स घूम रहे होंगे, यानी कि उनकी जो बॉडी के एक्स्ट्रा रिमेन्स बच गए हैं वो नीचे जाके जमा हो रहे होते हैं प्रोफंडल जोन में, ठीक है। तो ये जोन्स आपको मालूम होना चाहिए, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन, ठीक है। लिम्नेटिक जोन में एक लाइट कॉम्पनसेशन एरिया होता है, जहां तक सनलाइट पहुंचती है उस पॉइंट के बाद से लाइट नहीं पहुंचती है और क्या स्टार्ट हो जाता है? हमारा प्रोफंडल जोन शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो अलग अलग टेम्परेचर भी होता है लेक में। तो अगर आप है ना सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम एपिलिम्नियन बोलते हैं, देखो, ठीक है। तो एपिलिम्नियन जो होती है ये सबसे ऊपर वाली
लेयर है, इसके ऊपर है ना बहुत सारी सनलाइट आ रही है, इसलिए यहाँ के पानी को देखो इस डायग्राम में कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वाले डायग्राम को आपने देखो सनलाइट ने पूरे से गर्म किया, तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है यहाँ पे पानी जो होता है गर्म होता है, क्योंकि उस पर सनलाइट बहुत आराम से पहुंच रही है। सबसे नीचे वाला जो बॉटम वाला लेयर होता है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि हम टेम्परेचर रेंज की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे थे कि लेक में कौन कौन से जोन्स आपको देखने को मिलेगा, अब वहाँ पे ना कहाँ पे कैसा कैसा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला एपिलिम्नियन कहलाता है, जहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्म होगा, पानी जो होगा बहुत गर्म होगा, और ये सरफेस वाटर की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है ना सबसे बॉटम में क्या होगा, हाइपोलिम्नियन बोलते हैं इसको, और यहाँ का जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कूल होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। यहाँ का पानी ना तो बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही होती है, मिक्सिंग हो रही है, गर्म पानी की और ठंडे पानी की मिक्सिंग हो रही होती है, और ये इनके बीच का ट्रांजिशन जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अब देखो एपिलिम्नियन जो होता है सबसे ऊपर का वार्म वाटर सरफेस है, ठीक है, जो है ना पानी ऊपर घूमता रहता है घूमता रहता है, और ये है ना सबसे टॉप सरफेस है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है हाइपोलिम्नियन, ठीक है, लोअर नॉन कूलर सर्कुलेटिंग सरफेस होगा, ठीक है, यानी कि सबसे बॉटम की बात हो रही है। यहाँ पे कोई वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे लाइट ही पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी एक्सट्रीमली ठंडा हो गया है, पानी जो है वो एक्सट्रीमली ठंडा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइपोलिम्नियन में कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है, प्रोफंडल जोन की तरह अगर मैं उस वाले से कंपेयर करूँ। उसके बाद इनके बीच में एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है। ये एपिलिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन के बीच का एरिया है, जहाँ पे ना वाटर की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे पानी ना तो बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। उसके बाद आता है लेक्स कितने टाइप की हो सकती है, तो 3 मेजर टाइप की लेक्स हो सकती है। एक होती है ओलिगोट्रॉफिक, एक होती है यूट्रॉफिक और एक होती है डाइसोट्रॉफिक, ठीक है। 3 टाइप की लेक्स हो सकती है, एक है ओलिगोट्रॉफिक, एक है यूट्रॉफिक और एक है डाइसोट्रॉफिक। तो ओलिगोट्रॉफिक जो लेक होती है इसकी है ना बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, यानी कि बहुत गहरी होती है, लेकिन इसके अंदर है ना बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है, अगर आप इसको ऊपर से देख रहे होंगे ना तो बहुत ही आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, इसका पानी आपको पूरा साफ दिखेगा, लेकिन इसके अंदर है ना नाइट्रोजन भी बहुत कम होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बहुत कम होगा। लेकिन ये एनिमल्स में रिच होती है, इसके अंदर आपको फ्लोरा तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फोना आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन का लेवल कम होगा, बायोटिक कंपोनेंट कम होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कम होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है हमारे दूसरे टाइप के लेक जिसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिक, ठीक है। ये है ना इतनी गहरी नहीं होती, जैसे ओलिगोट्रॉफिक लेक जो होती है वो बहुत गहरी होती है, ये लेक इतनी गहरी नहीं होती है, पर ये किसमें रिच होती है, इसके अंदर है ना फॉस्फोरस का लेवल बहुत हाई होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत हाई होते हैं, और प्लैंकटॉन्स होते हैं, बहुत सारे फाइटोप्लैंकटॉन्स आपको दिखाई देंगे। इसमें है ना फ्लोरा एंड फोना दोनों ही में रिच होती है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स भी आपको देखने को मिलते हैं एक्वेटिक, और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी लेक की बात हो रही है, यूट्रॉपिक की। ओलिगोट्रॉपिक में सिर्फ एनिमल्स ज्यादा होते हैं, प्लांट्स कम होते हैं। उसके बाद आता है डाइसोट्रॉपिक, ये ना बहुत गहरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, शैलो भी हो सकती है, डीप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो पानी है वो किस में रिच होता है, ह्यूमस बहुत हाई होता है, इसके अंदर है ना ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। आपको पता है ना ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर सॉइल में ह्यूमस की बात करें तो वो क्या करता है, फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ये ना ऑक्सीजन कंटेंट इसके अंदर कम होता है, ठीक है। इसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है उसका लेवल कम होता है, इसलिए इसके अंदर है ना आपको बहुत कम एनिमल्स देखने को। सोचो पहले से ही उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है, तो एनिमल को सर्वाइव करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होगा ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एनिमल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे डाइसोट्रॉफिक में। सबसे ज्यादा किसमें होंगे, यूट्रॉफिक में, उसमें फ्लोरा भी ज्यादा है, फोना भी ज्यादा है। उसके बाद आता है हमारा लेंटिक इकोसिस्टम के अंदर दूसरा वाटर बॉडी जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं। एक तो ये लेक से छोटा होता है, जो आपके तालाब होते हैं, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, आपने कभी तालाब देखे होंगे, तो जो तालाब होते हैं वो झील से छोटे होते हैं, ठीक है। स्मॉलर वाटर बॉडीज होती है, इनके अंदर है ना लिटोरल जोन तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला वार्म सरफेस होता है, जो शोर के पास वाला एरिया होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन या तो इनके अंदर लिम्नोटिक जोन और प्रोफंडल जोन होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। ये शैलो वाटर बॉडी है, बहुत डेप्थ में नहीं होते हैं। पॉन्ड जो होते हैं वो बहुत गहरे गहरे नहीं होते हैं, तालाब बहुत गहरे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा है ना ये बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं है। कभी कभी आप गांव में जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई तालाब दिखेगा, कभी आप अगली बार गए, लोगों ने वहाँ पे गए क्या बारिश का पानी नहीं आया, उस जगह को लोगों ने भर के यूज करना शुरू कर दिया, तो टेम्परेरी वाटर बॉडी है, परमानेंट वाटर बॉडी नहीं रहती है मोस्टली। लेकिन आजकल गवर्नमेंट है ना बहुत सारे तालाब खोदने पे जोर दे रही है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जो तालाब होते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज होती है, वो हमारी किस में हेल्प करती है, ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने में। हमारी जो बारिश का पानी आता है वो पूरा का पूरा इनमें कलेक्ट हो जाता था पहले, और क्या होता था वो धीरे धीरे सीप करके अर्थ में पहुंच जाता था, और हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो रिचार्ज हो जाता था। आजकल है ना वाटर बॉडीज बहुत कम रह गई है, और बाकी का जो पूरा एरिया है वो भी मोस्टली सीमेंटेड हो गया है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आने लगी है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल
वाटर है उसका लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो ये शैलो वाटर बॉडी है, बहुत डीप नहीं होती है। इसके अंदर है ना आपको सिर्फ लिटोरल जोन देखने को मिलेगा, लिम्नाटिक और प्रोफंडल या तो इसके अंदर होते ही नहीं है, अगर होते भी है तो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये बस इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स को। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो वेटलैंड जो होते हैं वो बहुत ही यूनिक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे है ना टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट दोनों आपस में मिल जाते हैं। यानी कि अगर एक नदी बह के जा रही है और एक लैंड एरिया से वो जा रही है और उसने है ना एक जगह पे बहुत सारा पानी भर के छोड़ दिया और वो नदी आगे बढ़ गई, लेकिन वहां पे है ना वो बहुत सारा पानी भरा रह गया, तो वो एरिया क्या बन जाता है? वेटलैंड बन जाता है। ऐसे है ना बहुत सारी लेक्स बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे लोकटक लेक है वो किसका एग्जाम्पल है? वेटलैंड का एग्जाम्पल है। सिर्फ लेक्स नहीं आती, बहुत यूनिक टाइप की वाटर बॉडीज जो आती हैं वो वेटलैंड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब वेटलैंड की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा एरिया वेटलैंड है? तो वेटलैंड जो होता है वो बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया होता है। इसके अंदर है ना बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फोना आपको देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैंड अडेप्टेशन और एक्वेटिक अडेप्टेशन दोनों टाइप के अडेप्टेशन है, तो आपको है ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनकी बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो ये कैसा एरिया होता है? बहुत ही रिच डाइवर्सिटी वाला एरिया है कौन? वेटलैंड। उसके अलावा लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत ही ऑक्सीजन लेवल जो होता है कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कि सोचो, आपको पता है हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर है ना ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वहीं से हमारे प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर से। लेकिन यहाँ पे ना इतना ज्यादा पानी सॉइल पार्टिकल्स के अंदर फिल हो जाता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है? सॉइल पार्टिकल पूरे सेचुरेट हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर जितनी भी कैपेसिटी थी वो सारी की सारी यूज्ड अप हो जाती है। तो इसलिए वेटलैंड के अंदर क्या होता है? लो ऑक्सीजन लेवल देखने को मिलता है। अगर आप किसी और वाटर बॉडी की बात करोगे ना, आप रिवर की बात करोगे या फिर आप स्ट्रीम की बात करोगे, पॉन्ड की बात करोगे, लेक की बात करोगे, वहां पे है ना ऑक्सीजन लेवल इतना कम नहीं होता है, लेकिन वेटलैंड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। आपको पता है ना, वाटर कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और जो हमारे डेजर्ट कंडीशंस में अडेप्टेड प्लांट होते हैं उनको हम जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर है ना हाइड्रिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अडेप्टेड रहते हैं। यानी कि अगर आप इन प्लांट्स को देखोगे तो आपको इनके अंदर है ना एरेनकाइमा टिश्यू मिलेगा। तो आपको पता है पेरेनकाइमा टिश्यू के ना कई टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू होता है जो प्लांट्स को है ना बियॉन्सी प्रोवाइड करता है, यानी कि वाटर बॉडीज के ऊपर आराम से ये तैर पाते हैं, वहां पे है ना ये आराम से ऑक्सीजन यूज अप कर पाते हैं। उसके लिए एक अडेप्टेशन इनके अंदर देखने को मिलती है। वो अडेप्टेशन क्या होती है? एरेनकाइमा टिश्यू होती है, जो इनकी किसमें हेल्प करता है? वाटर बॉडीज के ऊपर ये प्लांट्स आराम से फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको एरेनकाइमा टिश्यू पता होना चाहिए क्या होता है। तो हाइड्रोफाइट्स होता है मोस्टली वेटलैंड के अंदर। आपको जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे प्लांट होंगे, कैसी अडेप्टेशन उनके अंदर देखने को मिलेगी, जो हमें पानी में पाने वाले पौधों के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो ऐसे होंगे जिनको है ना बहुत कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने की आदत है, या फिर बिना ऑक्सीजन के जो रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन वाले एनिमल्स आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। जिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए ऐसे एनिमल्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेटलैंड के अंदर क्या होता है? लो ऑक्सीजन लेवल होता है। रिवर में ऐसा नहीं होता, लेक में ऐसा नहीं होता, पॉन्ड में ऐसा नहीं होता। तो वेटलैंड है ना इसलिए यूनिक है। उसके बाद है ना वेटलैंड्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो जो मेजर दो टाइप है वो है स्वैम्प एंड मार्शेस। तो स्वैम्प का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक ऐसे एरिया को देखा, ऐसे वेटलैंड एरिया को देखा जिसके आसपास है ना बहुत सारे वुडी ट्री है, यानी कि है ना लकड़ी, मोटी लकड़ी वाले ट्रीज अगर आपको दिख रहा है और वहां उस एरिया में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उसको हम क्या बुलाते हैं? स्वैम्प बुलाते हैं। मार्शेस हम उस वेटलैंड को बुलाते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके आसपास में कैसे प्लांट्स है? हर्बेशियस प्लांट है, छोटे छोटे हर्ब्स वाले प्लांट है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं है। यही इनके बीच में डिफरेंस होता है। स्वैम्प क्या होता है? जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आपको सराउंडिंग में देखने को मिलेंगे। मार्शेस क्या होते हैं? जहाँ पर आपको छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इनके है ना कुछ और कैटेगरीज भी है। तो वो दो कैटेगरीज क्या है? एक है बोन्स और एक है फेन। ठीक है, तो एक ऐसा वेटलैंड जिसके अंदर है ना आपको पीट देखने को मिलेगा। तो पीट क्या होता है? पार्शियली डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है। ठीक है, अगर बहुत सारा मटेरियल जो अच्छे से अभी पूरे तरीके से डिकम्पोज नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं। और ये ना एक फॉसिल फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे है ना मिनरल लेवल जो होगा, मिनरल कंटेंट जो होगा वो लो होगा। कहाँ की बात हो रही है? बॉक्स की बात हो रही है। आपको यहाँ पे पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बुलाते हैं? पीट बुलाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मिनरल का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसे वेटलैंड को हम क्या बुलाते हैं? बॉग बुलाते हैं। उसके बाद आता है फैन। क्या होता है? तो ये ऐसे वेटलैंड होते हैं जहाँ पे है ना आपको मॉडरेट टू लो फर्टिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरफेस से आने वाला जो पानी है, ग्राउंड वाटर से जो पानी आ रहा है वो यहाँ पे रहता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पीट है, यहाँ पे भी आपको पीट देखने को मिलेगा। ये पार्शियली डिकम्पोज नहीं है, ये और ज्यादा डिकम्पोज हो गया है, कंप्लीटली डिकम्पोजिशन की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे आपको है ना मिनरल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। बॉक्स में क्या है? वहाँ पे मिनरल कंटेंट लो होता है, लेकिन
फेन में क्या होता है, मिनरल कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। अब जो पीट होता है वो एसिडिक होता है, तो यहाँ पे आपको जो पीएच देखने को मिलेगा ना यहाँ का, वो कैसा होगा, मोस्टली एसिडिक की तरफ होगा, क्योंकि जो पीट होता है वो एसिडिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपको वेटलैंड्स के टाइप मालूम होने चाहिए। ये देखो, ये हमारा वेटलैंड का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आपको आसपास में कैसे ट्री दिख रहे हैं, छोटे छोटे हब्स दिखाई दे रहे हैं, हर्बेशियस प्लांट दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मार्शेस कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको है ना इस एरिया में बहुत बड़े बड़े ट्रीज दिखाई दे रहे होते तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वैम्प बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है स्वैम्प एंड मार्शेस के बीच में, बॉग्स एंड फेन, ये 4 टाइप क्या है, वेटलैंड्स के टाइप है। उसके बाद क्या होता है, अब ये बन कैसे सकते हैं, यानी कि वेटलैंड बनता कैसे है। एक नॉर्मल प्लेन लैंड एरिया है, ठीक है, वहां पे है ना पानी का सोर्स कहाँ से आ सकता है, हो सकता है कोई रिवर बह के जा रही थी, उसने वहां पे बहुत सारा पानी छोड़ दिया, तो पानी की वजह से वेटलैंड बन गया। कोई लेक थी, उसका पानी वहां पे आ गया, उसकी वजह से बन सकता है। ग्राउंड लेवल से पानी कभी कभी ऊपर आ जाता है और वो वहीं पे रह जाता है, स्टोर्ड रह जाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोल सकते हैं। और प्रेसिपिटेशन, अब देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ऐसी सारी फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो आसमान से गिरती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। यानी कि अगर बारिश हो रही है तो वो भी प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है, अगर बर्फ गिर रही है, स्नो गिर रही है, वो भी उसका एक टाइप है, हेल गिर रही है तो भी वो उसका एक टाइप है। प्रेसिपिटेशन है ना, डिफरेंट टाइप की हो सकती है, रेन की फॉर्म में गिर सकती है, स्नो की फॉर्म में गिर सकती है, हेल की फॉर्म में गिर सकती है। ये सारे के सारे किसका सोर्स हो सकते हैं, वेटलैंड के बनने का कारण हो सकते हैं। ये पानी कहाँ से आया, उनमें इन सब सोर्सेज से पानी आ सकता है। उसके बाद है ना, वेटलैंड करते क्या क्या है, क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करते हैं, वेटलैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले है ना, ये वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम का प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, ये ना फ्लडिंग को रोकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, पानी को प्यूरिफाई करते हैं। इतने सारे हमारे इकोसिस्टम की जो सर्विस है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, हमारे वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिले। अगर आप किसी भी वेटलैंड वाले एरिया में जाओगे, आपको है ना बहुत हाई वेराइटी मिलेगी, बहुत सारे फ्लोरा, डिफरेंट टाइप के फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि हम प्लांट्स को कहते हैं, फौना हम एनिमल्स को कहते हैं। तो ये ठीक है। उसके बाद है ना, यहाँ पे कभी कभी है ना इतना सारा पानी भरा होता है, तो इसको हम किस लिए यूज कर लेते हैं, यहीं पे है ना हम चावल उगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। इस वेटलैंड में आपको फिश भी मिल सकती है आराम से, तो राइस, फिश, तो फूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। बहुत सारी कंट्री में है ना वेटलैंड वाले एरिया का इस्तेमाल किया जाता है, क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो पानी नेचुरली प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करके क्या करा जाता है, वहाँ पे राइस उगा लिया जाता है, उसके अंदर फिशिंग की जा सकती है। तो ये किसका सोर्स होता है, वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, किसका, फूड का। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल वैल्यू होती है। इकोलॉजिकल वैल्यू क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, आप हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, वेटलैंड। हिस्टोरिकल वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, अगर आप ये वूलर लेक, लोकटक लेक और बहुत सारे और वेटलैंड्स को देखोगे ना, तो इनकी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, साइंटिफिक वैल्यू है। यहाँ पे ना बहुत सारा रिसर्च वर्क किया जाता है कि वेटलैंड्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स हमें कैसे मिल सकता है। तो इन सब पे रिसर्च होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, तो साइंटिफिक वैल्यू बहुत है। उसके अलावा ना रिक्रिएशनल वैल्यू है। आप सब घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो, लोकतक लेक, वूलर लेक, ठीक है, ये सारी की सारी लेक्स पे वेटलैंड्स को देखने के लिए, यानी कि ना टूरिज्म का भी बहुत अच्छा प्लेस बन जाते हैं कौन, वेटलैंड्स। ठीक है, उसके अलावा ना बहुत सारे बर्ड्स जो एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह आते हैं, उनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करने का काम भी कौन करते हैं, हमारे वेटलैंड्स करते हैं। ठीक है, उसके अलावा है ना, मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि आके बहुत सारा पानी अगर इकट्ठा हो गया एक जगह पे, धीरे धीरे उसकी जो सारी गंदगी होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ऊपर का जो पूरा पानी होगा वो यूज्ड अप हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है ना बहुत सारा बह के आ रहा था, ठीक है, नदी बह के आ रही थी, तो ये फ्लड को कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है, मैंने बताया। इस एरिया के आसपास है ना आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे, हर्बेशियस प्लांट देखने को मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, सॉइल को ना बहुत स्ट्रिक्टली फर्मली होल्ड कर लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन रुकता है और फ्लड भी कंट्रोल होता है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वेटलैंड्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एक कन्वेंशन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन थी जो एक सिटी में हुई, जो कहाँ पर है, ईरान में, और इसी की वजह से इसको नाम मिला है अपना। ईरान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ठीक है, तो 1971 पे वहां पे ना एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रही थी, जिसका मेन फंक्शन क्या था, वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, उन सब ने आपस में क्या कहा कि हमें है ना वेटलैंड को कंजर्व करना है, तो उसके लिए है ना हमें कोई फ्रेमवर्क यूज करना होगा, कोई गाइडलाइंस यूज करनी होगी। तो वो गाइडलाइंस बनाई गई किसके अंदर, ये रामसर कन्वेंशन के अंदर, जो कहाँ पर हुआ, एक शहर के अंदर हुआ, इसका नाम था रामसर, ईरान में, और 1971 में। आपको ईयर मालूम होना चाहिए, आपको कंट्री का नाम मालूम होना चाहिए, और ये एक शहर का नाम है। रामसर कन्वेंशन क्या है, ये एक सिटी का नाम है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
इसका पर्पस क्या था? हमारे एग्जाम में मोस्टली DSSS भी क्या पूछता है कि इसका पर्पस क्या था? तो रामसर कन्वेंशन का पर्पस क्या था? टू कंजर्व द वेटलैंड्स, ठीक है। तो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है किसके अंदर? रामसर कन्वेंशन के अंदर। तो इन्होंने ना वेटलैंड को डिफाइन कैसे किया, ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है वेटलैंड की कि इनके अकॉर्डिंग वेटलैंड क्या हो सकता है। तो ऐसा एरिया जो चाहे तो मार्शिस हो सकता है, जहाँ पे मार्शिस प्रेजेंट हो, या तो वहाँ पे पीट हो, चाहे तो फैन हो, चाहे तो आर्टिफिशियली बना रखा हो आपने उस एरिया को, चाहे तो वो नेचुरल हो। परमानेंट वाटर बॉडी भी हो सकती है, टेम्परेरी वाटर बॉडी भी हो सकती है, उसमें बहता हुआ पानी भी हो सकता है, उसमें स्टैटिक वाटर भी हो सकता है, उसके अंदर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, उसके अंदर है ना ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर हम किसको बोलते हैं? सॉल्ट और फ्रेश वाटर जहाँ पे मिक्स्ड रहता है ना, जिसका सैलिनिटी मॉडरेट होता है, उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। सॉल्टी पानी भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। मेरीन वाटर भी हो सकता है। और अगर ये एक लो टाइड वाला एरिया है तो इसकी जो लो टाइड की डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सारे एरिया को हम क्या कहते हैं, किसकी कैटेगरी में आ जाता है? ये हमारे वेटलैंड की कैटेगरी में आता है। यानी कि जो आपका वेटलैंड होता है वो फ्रेश वाटर सोर्स भी हो सकता है और मेरीन वाटर सोर्स भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, उसके अंदर हो सकता है कि उसके अंदर कंटिन्यूअस पानी बहता हो सकता है उसके अंदर हमेशा पानी ठहरा रहता हो सकता है कि वो एक परमानेंट वाटर बॉडी है, हो सकता है कि वो एक टेम्परेरी वाटर बॉडी है। तो ये उन्होंने डेफिनेशन दी है किसकी? वेटलैंड की, कि वो वेटलैंड को आप पहचानोगे कैसे, किस एरिया को आप वेटलैंड की तरह डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो एक मेरीन वाला एरिया है तो आप उसकी लो टाइड जो है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ये उनकी इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वेटलैंड की, ठीक है। उसके बाद है ना रामसर की जो कन्वेंशन हुई 1971 में, ठीक है, इन्होंने वेटलैंड्स को है ना कुछ कुछ एरियाज में डिफाइन किया। तो इनके अकॉर्डिंग है ना 5 मेजर टाइप के वेटलैंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि मेरीन हो सकते हैं। मेरीन का मतलब होता है ऐसे वेटलैंड जो कोस्टल एरिया के अंदर है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? लेगून्स बुला सकते हैं, कोरल रीफ्स बुला सकते हैं, रॉकी शोर्स बुला सकते हैं। तो ये कौन से वाले वेटलैंड है? मेरीन वेटलैंड है। उसके बाद हो सकते हैं एस्चुराइन। तो एस्चुराइन का मतलब होता है जो नदी का मुहावना होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? एस्चुरी बुलाते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन आ सकते हैं? डेल्टा, टाइडल मार्शेस और मैनग्रूव। तो आपको पता है ना जो मैनग्रूव स्वैम्प्स होते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? आपने है ना मैनग्रूव्स के जंगलों को भी पढ़ा होगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक तरीके से वेटलैंड का एग्जाम्पल है। तो वो किस क्या आते हैं? एस्चुरीन बुलाते हैं उन्हें। उसके बाद बुलाते हैं हम लेक्यूस्ट्रीम, ठीक है। तो ऐसे वेटलैंड जो किसकी वजह से बने? लेक्स की वजह से, झीलों की वजह से बने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिवराइन, ठीक है। रिवराइन क्या होता है? जो किसकी वजह से बने? नदी की वजह से बने, ठीक है। स्ट्रीम्स, छोटी छोटी रिवर्स और स्ट्रीम्स की वजह से जो बने, यानी कि रिवर तो बड़ी भी हो सकती है, स्ट्रीम्स जो होती है वो छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती है, तो उनकी वजह से जो बना है उसको हम क्या बुलाते हैं? रिवराइन बुलाते हैं। यानी कि अगर आपके वेटलैंड के बनने का कारण एक रिवर है उसको हम रिवराइन बुलाएंगे। अगर आपका वेटलैंड बना है किसी लेक्स की मदद से तो उसको हम लेक्यूस्ट्राइन बुलाएंगे। अगर वो बना है किसी मेरीन वाले एरिया की वजह से तो उसको हम क्या बुलाएंगे? मेरीन बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है पेल्यूस्ट्राइन। पेल्यूस्ट्राइन का मतलब होता है जो हमारे स्वैम्स एंड बॉग्स होते हैं, ठीक है। इनका कोई इस तरीके का सोर्स नहीं है, लेक, वाटर, रिवर, ये सब इनका सोर्स नहीं है। इनका सोर्स क्या है? स्वैम्स एंड बॉग्स में अगर सरफेस रन ऑफ की वजह से वाटर आ गया है या फिर किसी इनका सोर्स अगर डिफरेंट है तो इसको हम क्या बुलाते हैं? पेल्यूस्ट्राइन बुलाते हैं। तो रामसर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के वेटलैंड हो सकते हैं: मेरीन, एस्चुराइन, लेकिस्ट्राइन, रिवराइन एंड पेल्यूस्ट्राइन, ठीक है। ये भी आपको मालूम होने चाहिए। रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुई थी? ईरान के शहर के अंदर, जिसका नाम है रामसर, और 1971 में हुई थी, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? वेटलैंड को कंजर्व करना, ये इसका मेन फंक्शन था। उसके बाद आता है हमारा, ये तो थे हमारे लेंटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद आता है हमारा लोटिक इकोसिस्टम, तो जिसके अंदर है ना ऐसी वाटर बॉडीज जिनके अंदर है ना पानी कंटिन्यूअसली बहता रहता है, रनिंग वाटर जिसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एग्जाम्पल क्या होता है इसका? रिवर और स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो रिवर क्या होती है? एक नेचुरल एरिया होता है जहां से है ना पानी बह के जा रहा होता है, एक नेचुरल कोर्स होता है, एक पूरा का पूरा रास्ता होता है जिसके अंदर से कंटिन्यूअसली पानी बह के जाता रहता है, जो किसकी वजह से आया? प्रेसिपिटेशन की वजह से आया, यानी कि बारिश की वजह से आया। ग्लेशियर से निकल के बहुत सारी स्ट्रीम्स मिल मिल के क्या बनाती है? रिवर को बनाती है, ठीक है। तो एक नेचुरल कोर्स जो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? रिवर बुलाते हैं। अब रिवर कितने टाइप की हो सकती है? 3 टाइप की आपकी रिवर हो सकती है। पेरिनियल रिवर, तो ऐसे रिवर जिसमें है ना पूरे के पूरे साल पानी बहता रहता है, कंटिन्यूअस फ्लो जिसमें पूरे के पूरे साल रहेगा, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? पेरिनियल रिवर बुलाते हैं। सदाबहार रहती है ये हमेशा। तो ऐसी रिवर का एग्जांपल कौन है? गंगा रिवर। तो अगर आप अपनी गंगा रिवर को देखोगे ना तो पूरे साल उसमें कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई होती रहती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? पेरिनियल रिवर बुलाते हैं। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट, रुक रुक के, यानी कि जैसे कि किसी जगह पे है ना
नदी सूख गई है, लेकिन जैसे बारिश आई तो वहां पे है ना नदी बहने लग जाती है, ठीक है। तो जिसका फ्लो है ना सीजनल होता है, यानी कि अगर बारिश का मौसम है, ऐसा पर्टिकुलर मौसम है तो वो बह रही है, लेकिन बाकी के टाइम पे पूरा का पूरा एरिया जो होता है नदी का रास्ता पूरा सूखा रहता है, उसको हम कौन सी नदी बोलते हैं, इंटरमीडिएट रिवर बोलते हैं। उसके बाद आती है मरमेल रिवर, ठीक है। तो इसमें है ना जो फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है, वो कभी कभार होता है, यानी कि बहुत ही रेयरली कभी होगा कि ये नदी बहने लग जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इसके अंदर हमेशा ये सूखी हुई रहती है, ठीक है। ये हमारे रिवर के टाइप है। उसके बाद आता है जो रिवर है, ठीक है, स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम्स जो होती है वो रिवर से स्मॉलर होती है, ठीक है। इनका जो पैसेज भी अगर आप देखोगे तो नैरो होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या होती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलके ना एक बड़ी नदी को बनाती है, और कभी कभी यानी हमारी नदियों में से भी निकल निकल के छोटी छोटी स्ट्रीम्स जारी होती है, ठीक है। उसके बाद है ना, अब जो करंट की वेलोसिटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, यानी कि आपकी नदी में, आपकी नहर में पानी कितनी तेजी से बह रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। तो स्टेपनेस क्या है, सोचो कि पहाड़ों पे से एक नदी बहते हुए आ रही है, तो जितना ज्यादा वहां पे स्लोप होगा, ठीक है, जितना स्टेपनेस उस होगी, उतने ज्यादा जोर से वो नदी बह रही होगी, उतनी ऊंचाई से उसका जो करंट फ्लो होगा उतनी तेजी से बहेगा, ठीक है। तो स्टेपनेस जो होती है सरफेस ग्रेडियंट की, वो मैटर करती है। उसके अलावा आपका जो स्ट्रीम बेड है, यानी कि पूरा का पूरा जो उसका रास्ता है, स्ट्रीम का जो पूरा का पूरा रास्ता है, उसके अंदर कितनी रफनेस है। अगर उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं तो वो उससे टकरा टकरा के जोर जोर से फ्लो करेगा, वेलोसिटी जो है वो बहुत हाई हो जाएगी। अगर बहुत स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल्स है तो आराम से बह बह के जा रही होगी, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेपनेस पे डिपेंड करती है, रफनेस पे डिपेंड करती है, और चौड़ी कितनी है। आपका स्ट्रीम बेड अगर बहुत चौड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड थोड़ी कम होगी। अगर पतला होगा, अगर एक छोटे से पाइप में से पानी जा रहा है तो बहुत हाई प्रेशर से जाएगा, अगर मोटे से पाइप से जा रहा है तो इतने प्रेशर से नहीं जा रहा होता है, ठीक है। तो विड्थ पे भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ करंट हमारी किस किस पे डिपेंड करती है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक है स्टेपनेस क्या है, दूसरा है कि रफनेस क्या है, और तीसरा है कि हमारे स्ट्रीम की विड्थ क्या है। उसके बाद जो हमारी स्ट्रीम्स होती है वो रिवर से छोटे वाला एरिया होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा लोटिक इकोसिस्टम है, लेंटिक इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमारे क्या आ रहे थे, लेक्स आ रहे थे, पॉन्ड आ रहे थे, वेटलैंड आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे लोटिक इकोसिस्टम, जहाँ पे रनिंग वाटर आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर हमारी आती है रिवर आती है और स्ट्रीम आती है। तो जो हमारा लोटिक इकोसिस्टम होता है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वेटलैंड है ना बाकी सब वाटर बॉडी से बहुत अलग है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर है ना बहुत ही लो ऑक्सीजन लेवल देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो रिवर होती है हमारी, जो स्ट्रीम्स होती है हमारी, वहां पे है ना बहुत सारी फिशेज आपको देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि वहां पे है ना बहुत ऑक्सीजन लेवल का, जो ऑक्सीजन का लेवल है वाटर में वो बहुत हाई है, यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन जिसको हम डीओ बोलते हैं, उसका लेवल बहुत हाई है। तो आराम से एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे जो आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एनिमल्स आपको मिलेंगे जो है ना अटैच रहते हैं, यानी कि सरफेस से अटैच होके जो रह रहे होंगे, लोटिक के में रहने वाले जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होते हैं, उनकी कैसी आदत होती है कि वो है ना सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं, किसी से वो अटैच हो जाएंगे, जो हमारे स्पॉन्जेस देखने को मिलते हैं, हमें डायटम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो एनिमल्स आपको मिलेंगे ना रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, उनके पास है ना हुक्स और सकर्स होते हैं, जो उनकी ग्रिप पकड़ने में, यानी कि बहुत ही पॉलिश वाला एरिया जब आ जाएगा तो वो अच्छे से ग्रिप कर पाए, तो उस एरिया में उनके पास क्या होते हैं, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनमें से कुछ क्या करते हैं, बहुत सारे है ना एनिमल्स जो आपका सरफेस है, रिवर का जो सरफेस है उसके पास अपने आप को अटैच कर लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके है ना क्लिंजिंग अडेप्टेशंस होते हैं। क्लिंजिंग का मतलब क्या होता है, कोई किसी को ऐसे चिपक के अच्छे से चिपक पाए, पकड़ पाए, इस तरीके से होता है। उसके अलावा रिवर में रहने वाली जो फिशेज होती है, मोस्टली आपने देखा होगा उनके पास है ना स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो नैरो होता है, जो टेल वाला पार्ट होता है वो भी नैरो होता है, लेकिन जो मिडिल पोर्शन होता है वो विड्थ में चौड़ा होता है। अगर आपने कभी भी फिश की शेप देखी है तो वो कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो उसकी किस में मदद करती है, बहुत अच्छे से स्विम कर सके वो लोग रिवर में, स्ट्रीम में बहाव के साथ आराम से स्विम कर पाए, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है उनकी मदद करती है, ठीक है। उसके अलावा है ना कुछ की है ना वहाँ पे फ्लैट बॉडी भी देखने को मिलेगी आपको। अब वो कहाँ पे रह रहे होते हैं, आपको पता है रिवर के अंदर है ना बहुत सारे स्टोन्स पड़े होंगे, उनके बीच में छोटे छोटे क्रैक्स होंगे, उन क्रैक्स में आराम से वो रह पाते हैं, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट बॉडी होती है बहुत सारे एनिमल्स की, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा रिवर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, मोस्टली जो फिशेज होती है, उनके पास है ना गिल्स प्रेजेंट होता है। तो गिल्स की कैपेसिटी क्या होती है, जैसे आपने सबने सुना होगा ना कि मछली जल की रानी है, जैसे उसे बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो उसमें ऐसा क्यों होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो एयर के अंदर से आराम से ऑक्सीजन को विड्रॉ कर पाते हैं, हमारे लंग्स इस तरीके से अडेप्टेड होते हैं। लेकिन जो फिश के गिल्स होते हैं उनकी अडेप्टेशन इस तरीके से होती है कि पानी के अंदर जो घुला हुआ ऑक्सीजन ना उनको लेने के लिए वो अडेप्टेड होते हैं। तो जैसे ही वो पानी के बाहर आती है तो किसी एयर में जो लंग्स में डायरेक्टली
एयर को लेने की कैपेसिटी है वो उसके पास नहीं होती है, उसके गिल्स जो होते हैं वो हवा में काम नहीं करते हैं, इसलिए फिश को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो मर जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं फिश के पास, क्या बोलते हैं उनको, हम गिल्स बुलाते हैं, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए रिवर्स के में रहने वाले ज्यादातर एनिमल्स के पास क्या होता है, गिल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उनकी स्विमिंग में हेल्प करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या, बहुत सारे सीलिएटरी बॉडीज, अपेंडेजेस, फिन्स, ये सारी की सारी चीजें हमें उन एनिमल्स में देखने को मिलेगी जो कहाँ पर रह रहे होंगे, मोस्टली लोटिक इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं। अब लोटिक इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया हाई ऑक्सीजन लेवल होता है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके से अडेप्टेड होते हैं, उनको हाई ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल गिरने लग जाता है, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, तो फिशेस की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर नदी में बहुत सारी फिशेज रहती हैं, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे है ना बहुत सारा सीवेज वाटर डालने लग जाते हैं, बहुत सारी गंदगी उसमें डालने लग जाते हैं, पोल्यूशन का लेवल हाई जाने लग जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसका लेवल नीचे जाने लग जाता है, और जो हमारी एक्वेटिक लाइफ की मोर्टेलिटी है वो ऊपर जाने लग जाती है, क्योंकि यहाँ के एनिमल्स किस तरीके से अडेप्टेड थे, हाई ऑक्सीजन में रहने के लिए अडेप्टेड थे। वेटलैंड में रहने वाले जो ज्यादातर एनिमल्स है वो किस तरीके से अडेप्टेड है, लो ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन के बिना रहने वाले एनिमल्स है वहाँ पर, ठीक है। तो जिस तरीके की कंडीशंस में हम रहते हैं वैसी आदत हमें पड़ जाती है। अगर आप एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप है ना वहाँ पे बहुत आराम से रहोगे, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती होगी तो आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एस्चुरीज होती क्या है, एस्चुरी हम बोलते किसको है, तो नदी का जो मुहाना होता है उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। हिंदी में अगर आप समझना चाहते हो तो नदी का जो मुहाना होता है, तो आपको पता है जब नदी ग्लेशियर से निकलती है, बहते बहते पूरे रास्ते जाके वो क्या करती है, समुद्र में जाके गिर जाती है। तो जहाँ पर वो जाके गिर रही होती है उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो ये कैसा जोन है, एक ट्रांजिशन जोन है, कहाँ के बीच का, सी और रिवर के बीच में, यानी कि जहाँ पे है ना फ्रेश वाटर जो है रिवर का वो मिक्स हो रहा होता है सी के मेराइन वाटर से, ठीक है। वहां पर जो पूरा का पूरा मिक्सिंग चल रहा है, जिस जोन में ये सब कुछ हो रहा है, जो सेमी क्लोज्ड बॉडी है ब्रैकिश वाटर की। अब इस वाटर को हम ब्रैकिश वाटर क्यों कह रहे हैं, तो जहाँ पे है ना फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर आपस में मिक्स होते हैं, तो यहाँ पे है ना इसकी सैलिनिटी ना तो बहुत ज़्यादा सलाइन होता है ये पानी, ना बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि इसमें ना आधा नमक मिक्स हो गया है और आधा फ्रेश वाटर मिक्स हो गया है। तो इसकी जो सैलिनिटी होती है वो मॉडरेट होती है, और इस पानी को हम क्या बुलाते हैं, ब्रैकिश वाटर बुलाते हैं। वाटर के अंदर आता है ना, फिर ये मेरीन वाटर के अंदर आता है। तो एस्चुरी हम किसको बोलते हैं, नदी के मुहाने को बोलते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, सेमी क्लोज बॉडी होती है ब्रैकिश वाटर की। जब सी के अंदर रिवर मिलने वाली होती है उसके बीच में जो एक जोन बनता है उसको हम बोलते हैं एस्चुरी, नदी का मुहाना, ठीक है। एस्चुरीज जो होती है उनको हम लेगून्स भी कह सकते हैं और रिवर माउथ भी कहते हैं इसे हम कभी कभी, ठीक है। मुहाना का मतलब क्या होता है, रिवर का माउथ भी कह रहे होते हैं, इसको हम लेगून्स भी कह रहे होते हैं। तो एस्चुरी की है ना बहुत बार सारे बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, उनमें से एक बेसिस होता है जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। यानी कि हमारी जो लैंड है उसकी मॉर्फोलॉजी, उनके आपस में मिक्सिंग कैसे कैसे हुई, उसके बेसिस पर एस्चुरीज जब बनती है तो किस किस टाइप की एस्चुरी आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले होती है ड्राउंड रिवर वैली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सी का जो लेवल है वो तो राइज करता जाता है और रिवर वैली में ज़्यादा होते जाता है, यानी कि जो आपकी रिवर थी, ठीक है, रिवर का जो पानी था उसके ऊपर अंदर है ना अगर बहुत सारा सी लेवल एंटर कर जा रहा है, ऐसे वाली अगर हमारी एस्चुरी बनी हुई है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ड्राउंड रिवर वैली बुलाते हैं। ड्राउंड का मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो जो रिवर वैली डूबी हुई है किसके अंदर, मेरीन वाटर के अंदर, सी लेवल की वजह से जो डूब गई है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राउंड रिवर वैली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हडसन रिवर, ठीक है। तो हडसन रिवर कैसे बनी हुई है, ड्राउंड रिवर वैली वाले एग्जाम्पल के अंडर आती है, वो ऐसी एस्चुरी है वो, ठीक है। ड्राउंड रिवर वैली एस्चुरी का एग्जाम्पल है वो। उसके बाद दूसरी होती है लेगून टाइप, और इसको हम बार बिल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा सी और रिवर जब आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उनकी मिक्सिंग के बीच में ना एक बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा होता रहता है, बहुत सारा सैंड का जो पिट है वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा रहता है, और इनके बीच में ना रिवर और सी के बीच में एक बहुत ही पतला सा चैनल बसता है, ठीक है। यानी कि इनके बीच में जो कनेक्शन बचता है, एक दूसरे में जो पानी की मिक्सिंग हो रही है वो बहुत ही नैरो वाला रास्ता बच जाता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, लेगून टाइप और बार बिल्ट बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो एस्चुरी होती है वो शैलो होती है और किससे सेपरेट हो जाती है, सी से सेपरेट कैसे हो जाती है, ये एक सैंड बैरियर आइसलैंड की मदद से अलग हुई रहती है। क्यों, क्योंकि बीच में ना बहुत सारा रेत आ गया है, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं, लेगून टाइप और बारबेल्ट बुलाते हैं। अगर आप इसको दूर से देखोगे, देखो उधर से है ना एक रिवर आ रही है और इधर पूरा का पूरा ओशन है, फिर है ना बहुत सारा सैंड इकट्ठा हो गया, तो इनके बीच में जो पूरा का पूरा चैनल था वो किससे कवर हो गया, सैंड से कवर हो गया है। सैंड स्प्लिट ने इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया है, सी को और रिवर को अलग कर दिया है, एक अलग सा स्ट्रक्चर बन गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, बार बिल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा दूसरा टाइप एस्चुरी का।
उसके बाद आता है फेजॉर्ड टाइप एस्चुरी, ठीक है। तो फेजॉर्ड टाइप एस्चुरी में क्या होता है, जब बहुत सारे ग्लेशियर्स वाले एरिया में ये ज़्यादा बनती है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर वैली वाला जो रास्ता होता है और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, किसकी वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, ठीक है। तो एक यू शेप्ड या फिर क्रॉस सेक्शन जैसी वैली बन जाती है और उसके अंदर से पानी बह रहा होता है, ठीक है। तो ये और भी डीपेंड हो गया, यानी कि ये जो वैली जा रही थी, रिवर का रास्ता जा रहा था, उसको है ना ग्लेशियर ने और भी ज़्यादा गहरा सा कर दिया, ठीक है। वहाँ पे जो शेप बन गई है एस्चुरी की, उसको हम क्या बोलते हैं, फेजार्ड टाइप एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारा इरोजन होने की वजह से जो एली बनती है, यानी कि ग्लेशियर्स ने आके अगर बहुत ज़्यादा इरोजन कर दिया तो इस टाइप की वैली बन जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फेजार्ड वैली, फेजार्ड टाइप एस्चुरी बोलते हैं। इसको आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उसका आपको पिक्चर भी दिखाया, ठीक है। एक नॉर्मल रिवर आ रही थी, वो अगर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ इरोजन की वजह से और भी डीपेंड हो गई है, गहरी हो गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेजार्ड टाइप एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारी फोर्थ टाइप की जो एस्चुरी होती है वो होती है टेक्टोनिक, ठीक है। तो आपको पता है हमारी जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, हमारा वो है ना मूव करती रहती है, ठीक है। किसकी वजह से मूव करती है, वोल्केनो आने की वजह से मूव कर सकती है, लैंडस्लाइड आने की वजह से, अर्थक्वेक होने की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से, इन सब प्रोसेस की वजह से हमारी टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आपस में मूव करती रहती है। उस मूवमेंट की वजह से जो एस्चुरीज बनती है उनको हम कैसी एस्चुरी कहते हैं, टेक्टोनिक एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो लैंड कट ऑफ की वजह से बनी है, ओशियन से लैंड कट गई किस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट अर्थ के सरफेस में हो रहा था, टेक्टोनिक प्लेट्स में हो रहा था। तो मैंने आपको है ना जो पढ़ाई है, तो क्या है, एक है फेजार्ड टाइप, जिसमें है ना वैली में क्या हुआ, ग्लेशियर्स ने आके बहुत सारा इरोजन कर दिया, डीप कर दिया एक वैली को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेजार्ड एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बार बेल्ट में क्या होता है, ओशियन और जो रिवर के बीच में वाटर बॉडी थी, बहुत सारा वहाँ पे बैरियर आइलैंड आ गए, जो किसकी वजह से आ गए, बहुत सारा सैंड वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इन्होंने है ना रास्ता जो है उनके आपस के बीच का जो कनेक्शन था उसको बहुत ही नैरो कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, बार बेल्ट बोलते हैं। और अगर आपकी जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, उनकी मूवमेंट की वजह से जो एस्चुरी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक एस्चुरी बोलते हैं। तो ये हमारी 4 टाइप की एस्चुरी फॉर्मेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है एस्चुरी की क्लासिफिकेशन वाटर सर्कुलेशन के बेसिस होता है, उसमें है ना पानी किस तरीके से घूम रहा है, नदी के मुहाने में पानी किस तरीके से घूम रहा है, उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होती है। तो एक पहला टाइप है सॉल्ट वेज, ठीक है। अगर ऐसे हो रहा है कि नीचे है ना बहुत सारे सी वाटर है और उसके ऊपर है ना फ्रेश वाटर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। सी वाटर के ऊपर अगर फ्रेश वाटर फ्लोट कर रहा है, लेयर्स बन जा रही है, जैसे जैसे आप सी की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे ना आपको फ्रेश वाटर की लेयर अलग नजर आ रही है और सी वाटर की लेयर अलग नजर आ रही है, तो आपको है ना वेज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपको क्या होता है, जो हमारा मेरीन वाटर होता है उसके ऊपर फ्रेश वाटर की लेयर ऊपर बह रही होती है, नीचे हमारा सी वाटर बह रहा होता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो एस्चुरी की फॉर्मेशन होती है उसको हम सॉल्ट वेज बुलाते हैं। दूसरा होता है पार्शियली मिक्स्ड, ठीक है। तो जब बहुत सारी टाइड्स आ रही होती है तो वो रिवर आउटपुट को है ना कम कर देती है, क्योंकि सी का लेवल जो होगा वो हाई होगा, वहाँ पे टाइड आ रही होगी, ठीक है। रिवर का फ्लो इतनी तेज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरीन और फ्रेश वाटर जो है आपस में मिक्स करने लग जाते हैं और इनकी जो सैलिनिटी है वो वेरी कर रही है, कहीं पे सैलिनिटी कुछ है, कहीं पे सैलिनिटी कुछ है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनली अगर सैलिनिटी वेरी कर रही है, वर्टिकली नहीं लॉन्गिट्यूडनली, जैसे जैसे आप लंबाई में जाते जा रहे हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली जाते जा रहे हो, वहाँ पे ना सैलिनिटी अगर वेरी कर रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पार्शियली मिक्सड का एग्जाम्पल है। टाइड जो होती है वो ज़्यादा तेज फ्लो करती है एज कम्पेयर टू रिवर का जो फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मिक्सिंग हो गई है, लॉन्गिट्यूडनली अगर अलग अलग सैलिनिटी आपको देखने को मिल रही है, इसको हम कहते हैं पार्शियल मिक्स्ड एस्चुरी, ठीक है। उसके बाद आता है वेल मिक्स्ड, ठीक है। तो टाइडल फोर्सेस जो आई वो इतनी ज्यादा तेजी से आई, इतनी ज्यादा तेजी से आई कि उन्होंने रिवर आउटपुट को है ना एक्सीड कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से है ना पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स आ गया, जो अभी है ना वर्टिकल सैलिनिटी ग्रेडियंट था वो डिसअपियर कर गया, ठीक है। यानी कि फ्रेश वाटर और सी वाटर की जो बाउंड्री है ना वो एलिमिनेट हो गई। अब आप बता ही नहीं पाओगे कि कहाँ पे फ्रेश वाटर है और कहाँ पे मेरीन वाटर है। जब ये बाउंड्री टोटली एलिमिनेट हो जाए, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए, किसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज टाइड आ रही है, इंटेंस मिक्सिंग हो गई है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेल मिक्स, बहुत अच्छे से बहुत तेजी से आपने घुमा दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेल मिक्स्ड बोल रहे हैं। और इससे पहले क्या था, जब आपको है ना अलग अलग सैलिनिटी ग्रेडियंट दिखेंगे उसको हम पार्शियली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इनवर्स एस्चुरी। तो इनवर्स एस्चुरी जो होती है वो ड्राई क्लाइमेट में ज्यादा होता है, जहाँ पे है ना एवोपरेशन रेट जो होता है वो ज्यादा तेज होता है, यानी कि जितना है ना फ्रेश वाटर आ नहीं रहा है उतनी ज्यादा तेजी से उड़ जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, सैलिनिटी मैक्सिमम जोन बनता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनवर्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ऐसी एस्चुरी जहाँ पे है ना ड्रामेटिकली फ्रेश वाटर जो होता है
और मेरीन वाटर जो होता है वो अलग अलग मिक्स हो, यानी कि कहीं पे आप देखोगे वहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा मिलेगा, फिर कहीं पे आप देखोगे आपको मेरीन वाटर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे इनका मिक्सिंग मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग लेवल्स आपको मिलेंगे। आप बता नहीं सकते कि कहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा है, कहाँ पे मेरीन वाटर ज़्यादा है। तो इंटरमीडिएट है, यानी कि आपने देखा यहाँ पे फ्रेश वाटर है, फिर थोड़ी देर बाद क्या है, मेरीन है, फिर देखा फ्रेश वाटर है, फिर देखा मेरीन है। इस तरीके से अगर आपको इंटरमीडिएट थोड़े डिस्टेंस पे ना आपको इस तरीके से अगर फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर की मिक्सिंग मिल रही है, ठीक है, उनके अलग अलग जोन्स मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट एस्चुरी बोल रहे हैं। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन के बेस पे 5 टाइप होते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेस पे 4 टाइप की होती है, ठीक है, एस्चुरी। उसके बाद होता है एस्चुरी के अंदर आपको कौन से फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन कितना होगा। अब यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है मेरीन वाटर की और फ्रेश वाटर की, तो इसकी वजह से कभी कभी है ना हाइपोक्सिक रीजन अकर हो जाता है। हाइपोक्सिक रीजन का मतलब होता है जहाँ पे ना ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, ऑर्गेनिज्म को है ना सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन अगर मिलने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिक रीजन बोलते हैं। तो ऐसा वहाँ पर हो जाता है कहाँ पे, एस्चुरी के अंदर, ठीक है। बहुत ही लेस ऑक्सीजन किसके अंदर होता है, वेटलैंड के अंदर होता है। मान लीजिए कि कहाँ पे है ना हाइपोक्सिक रीजन होता है, जो रिवर्स होती है उनके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एस्चुरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिक रीजन देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रखी होगी, ठीक है। उसके बाद है ना सैलिनिटी कैसी होगी, देखो मिक्सिंग हो रही होती है तो मॉडरेट सैलिनिटी होती है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, जब समर का रीजन होगा या फिर ड्रॉट रीजन होगा तो उस टाइम सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे मॉडरेट होगी क्योंकि फ्रेश वाटर भी है, ये ब्रैकिश वाटर है, यहाँ पे फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर की मिक्सिंग हो रही है तो सैलिनिटी मॉडरेट होती है, लेकिन समर के टाइम पे सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे। रिवर अपने साथ है ना बहुत कुछ बहा के लाती है, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, सिल्ट, सैंड, ठीक है, इतना कुछ उसके साथ बह के आता है जिसकी वजह से है ना हमारी बार बिल्ट टाइप वाली एस्चुरी तक बन जाती है, ठीक है। तो सेडिमेंट्स बहुत सारे आएंगे, हाई सिल्ट कंटेंट होगा, किसकी वजह से, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है उनकी और रिवर अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आई है। अब टर्बिडिटी भी होगी क्योंकि रिवर के अंदर है ना बहुत सारी गंदगी हम लोगों ने डाल रखी होती है, अब वो जाके सी में मिल रही है तो टर्बिडिटी हो जाएगी। एक तो मिक्सिंग की वजह से टर्बिडिटी हो जाएगी, जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं, जब आपने उन्हें 2 ग्लासेस में अलग अलग रखा हुआ है पानी को, तो आपको बहुत साफ नजर आ रहे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। अगर आप उनको मिक्स कर दोगे तो बहुत सारे बबल्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। और जो भी रिवर की गंदगी होगी वो भी आके अब मिक्स हो रही है, तो क्या होता है, टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है मिक्सिंग की वजह से। उसके बाद आता है एस्चुरीज जो होती है वो बहुत ही हाई प्रोडक्टिव होती है क्योंकि उसके अंदर है न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है हमारे रिवर के अंदर है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए जो रिवर वाला एरिया होता है वहाँ पे है ना, जहाँ भी शहरों के किनारे जितने भी रिवर जहाँ से बह के गुजरती है वहाँ पे ना बहुत आराम से एग्रीकल्चर कर पाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे प्लेन्स एरिया है उनके अंदर जो एग्रीकल्चर हो पाता है वो रिवर की वजह से होता है। तो एस्चुरी के अंदर भी है ना रिवर का वाटर मिक्स हो रहा है तो ये भी हाईली प्रोडक्टिव होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। उसके अलावा है ना एस्चुरी किस काम आती है, माइग्रेशन में हेल्प करती है। आपको पता है फिश है ना अलग अलग टाइप की फिश होती है, कुछ फिश होती है जो रहती तो मेरीन वाटर में है लेकिन जब वो रिप्रोडक्शन करती है उस टाइम वो क्या करती है, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है, तो है ना उस टाइम एस्चुरी वाले वाटर में चली जाती है, वहाँ पे अपने एग्स को प्रोड्यूस करके दोबारा से मेरीन वाटर में चली जाती है। उसके अलावा अपोजिट सिचुएशन भी होती है, कुछ फिश कैसी होती है उनको फ्रेश वाटर में रहना पसंद है लेकिन वो बच्चे देने के लिए कहाँ जाती है, मेरीन वाटर में जाती है। तो इस तरीके की माइग्रेशन में एस्चुरी हमारी बहुत हेल्प करती है, तो माइग्रेशन हो पाता है फिश का, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर है ना ऑस्मो रेगुलेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सैलिनिटी बढ़ रही है तो ऐसे एनिमल्स होने चाहिए जो बढ़ती हुई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में रहना, सर्वाइव करना जानते हो, ठीक है। तो उनके अंदर है ना ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि सैलिनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वो उसको मेंटेन कर पाते हैं, खुद की बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं। आपको मालूम है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सैलिनिटी में रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। उसके अलावा है ना हाइपोक्सिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, मैंने बताया था ना यहाँ पे है ना मिक्सिंग की वजह से वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोक्सिक कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, एस्चुरीज के अंदर। लो ऑक्सीजन आपको कहाँ देखने को मिलता है, वेटलैंड्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ज़्यादातर प्लांट्स मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा होंगे जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एस्चुरी के अंदर आपको बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एस्चुरीज के अंदर है ना बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है ये बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना के लिए, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं एस्चुरीज के अंदर। उसके अलावा ना ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एस्चुरीज ऐसी हैं जिन पे आप है ना टूरिज्म के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, उनको देखने के लिए जाते हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो रही होती है, फिशिंग हो रही होती है, तो हमें ना बहुत सारा पैसा मिलता है इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, हमारी एस्चुरी।
उसके अलावा मोस्टली एस्चुरीज के पास है ना पोर्ट्स भी लोकेटेड होते हैं, बहुत खूबसूरत भी होती हैं, ठीक है, फ्लड कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है। ये सारे के सारे रोल्स किसके हैं, एस्चुरीज के हैं, ठीक है, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एस्चुरी के बाद आता है इंटरटाइडल जोन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना बहुत सारे जोन्स हैं, तो इनमें से अगर आप हाई टाइड जोन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखोगे और लो टाइड जोन का सबसे लोएस्ट पॉइंट देखोगे, तो इनके बीच का जो रीजन है इसको हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन, ठीक है। तो ये आपको हाई टाइड जोन का हाईएस्ट पॉइंट देखना है, लो टाइड जोन का लोएस्ट पॉइंट देखना है, ठीक है। जहाँ पे पूल लिखा हुआ है ना नीचे, सबसे नीचे वाला सब टाइडल जोन के नीचे जो पूल लिखा हुआ है वहां से लेके स्प्लैश जोन तक जो रीजन है उसको हम क्या बुलाते हैं, इंटरटाइडल जोन बुलाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरटाइडल जोन क्या होता है। आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है कि इंटरटाइडल जोन को डिफाइन कीजिए। तो लो टाइड का लोएस्ट पॉइंट एंड हाई टाइड का हाईएस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो रीजन है, उसको हम क्या बुलाते हैं, इंटरटाइडल जोन बुलाते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके ऊपर हमारा स्प्लैश जोन स्टार्ट होता है, ठीक है, और सबसे नीचे हमारा सब टाइटल जोन है। तो कंडीशंस कैसी कैसी होती है यहाँ पे, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है, हार्श एक्सट्रीम कंडीशन होती है। इंटरटाइडल जोन जो होता है वो रॉकी शोर भी हो सकता है, और बीच का जो खाली सैंडी बीच वाला एरिया होता है ना उसको भी हम इंटरटाइडल जोन बुला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कभी लो टाइड आएगी कभी हाई टाइड आएगी, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरटाइडल जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्टली एनिमल्स रहेंगे ना उनके पास है ना एंकरिंग ऑर्गन्स होते हैं। एंकरिंग ऑर्गन्स का मतलब होता है जो आपको है ना किसी जगह पे पकड़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो अपनी पकड़ को अच्छे से बना के रख सके, ऐसे ऐसे एनिमल्स होते हैं यहाँ पे जिनके पास एंकरिंग ऑर्गन्स बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद है ना इंटरटाइडल जोन में आपको कैसे कैसे जोन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको दिखाया था स्प्रे जोन, और इसको हम स्प्लैश जोन भी कहते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हमारा जोन है वो स्प्लैश जोन है। तो मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे ना ब्लू कलर बिल्कुल भी नहीं दिखा रखा, तो यहाँ पे ना पानी बहुत ही रेयरली आता है, बिल्कुल नहीं आता। इसको हम अपर लिटोरल जोन भी कहते हैं। ये एरिया मोस्टली ड्राई रहता है, सूखा रहता है, पर कभी कभी जब हाई टाइड आती है तो कुछ कुछ बूंदे इस पे स्प्रे हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्प्रे जोन या फिर स्प्लैश जोन, यानी कि छींटे पड़ रहे हैं यहाँ पे, थोड़े थोड़े छींटे पड़ जाते हैं, स्प्रे पड़ जाती है जब बहुत ही हाई टाइड आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब पानी ही नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिजम्स भी जो होंगे वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना मोस्टली इस एरिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। कहाँ पे, स्प्रे जोन और स्प्लैश जोन में। तो स्प्लैशेस ही पड़ रहे हैं यहाँ पे, हल्का हल्का ही स्प्लैश होता है कभी कभी। उसके बाद आता है हमारा हाई टाइड जोन, ठीक है। इसको अपर मिड लिटोरल जोन भी कहते हैं, हाई इंटरटाइडल जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे है ना हाई टाइड के टाइम है ना बहुत सारा पानी आता है, लेकिन मोस्टली कब आता है, हाई टाइड। लो टाइड में यहाँ पे पानी नहीं आ रहा होगा, हाई टाइड में यहाँ पे पानी आएगा, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे। कौन कौन यहाँ पे आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, सी एनेमोन, काइटोन, बार्निकल्स, ये सब एनिमल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हाई टाइड जोन में। यहाँ पे पानी कब आता है, हाई टाइड जोन है, तो जब हाई टाइड आ रही होगी तब यहाँ पर पानी आ रहा होगा, लो टाइड के टाइम पे यहाँ पानी नहीं आता है, ठीक है। स्प्रे जोन का जब हाई टाइड का पानी बहुत ज़्यादा तेजी से आएगा तो कुछ बूंदे स्प्रे जोन तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्प्रे जोन या फिर स्प्लैश जोन। उसके बाद आता है मिडल टाइम जोन, ठीक है। तो ये है ना टर्बुलेंट एरिया है, और दिन में है ना 2 बार इसमें पानी आता रहता है, यहाँ से पानी जाता रहता है, क्योंकि लो टाइड आएगी, ठीक है, वहाँ पे पानी पहुँच गया, उसके बाद वो वापस चली जाएगी, तो फिर से पानी यहाँ से कम हो जाएगा। तो टर्बुलेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी आता रहता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, सी एनिमोन, बार्निकल्स, काइटोन, क्रैब, ग्रीन एल्गी, सी लेट्यूस, सी पाम, स्पॉन्जिस, ये सारे के सारे एनिमल्स, फ्लोरा फौना आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, मिडिल टाइड जोन। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स होंगे यहाँ पे एज कम्पेयर टू अभी जो हमने 2 जोन्स पहले पढ़े हैं। स्प्लैश जोन में तो कोई ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी कभी कभी स्प्लैश होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लो टाइड जोन, ठीक है। तो हमारा सबसे नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, अंडर वाटर जो रहता है, हमेशा इसमें पानी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ के ऑर्गेनिज्म को है ना ड्राइनेस में रहने की आदत नहीं होती, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत सारे पानी में रहने की इनकी आदत होती है। अब यहाँ पे हमेशा पानी अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब लिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितनी कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे है ना बहुत सारी लाइफ के फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ग्रेट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें लो टाइड जोन के अंदर। अब यहाँ पे है ना थोड़े बड़े बड़े एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी अवेलेबल है, हमेशा पानी अवेलेबल है। इस एरिया में ना बहुत आराम से लाइट भी पहुंच रही होती है, तो सनलाइट यहाँ पे पहुंच रही है तो बहुत आराम से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो लाइट पेनिट्रेशन जोन भी है ये, यहाँ पे आराम से लाइट पहुंचती है, लो टाइड जोन है, ठीक है। तो इंटरटाइडल जोन होता क्या है, हमारी जो लो टाइड जोन होती है उसका लोएस्ट पॉइंट और हाई टाइड जोन का हाईएस्ट पॉइंट, उन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसे हम इंटरटाइडल जोन
बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जोन्स मैंने आपको बता दिए। ओशियन पेलाजिक जोन, ठीक है, तो ओशियन पेलाजिक जोन को हम पढ़ेंगे और मेरीन बेंथिक जोन को हम पढ़ेंगे। तो ओशियन पेलाजिक जोन में है ना, अगर आप अपने ओशियन को कभी भी देख रहे हो तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेलाजिक जोन जिसको हम ओपन ओशियन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ओपन ओशियन भी हो सकता है। दूसरा होता है बेंथिक जोन। तो पेलाजिक जोन का मतलब है जब हम ओपन और फ्री वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ओशियन सरफेस से लेके ओशियन बॉटम तक जो पानी स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, और ये सरफेस से दूर होना चाहिए, यानी कि जो हमारे सी शोर और सी फ्लोर है उनसे ऊपर रहना चाहिए ये पानी, उसकी बात हो रही है, उसको हम पेलाजिक जोन बोलते हैं। और जो हमारा बॉटम वाला रीजन होता है, एकदम हमारा जो बॉटम होता है, उसको हम बेंथिक जोन बोलते हैं। तो आपको पता है ओशियन में एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, तो जो नीचे का हमारा सी बेड है, ठीक है, वो वाला जो रीजन है वहाँ पे जो पानी प्रेजेंट है उस जोन को हम बेंथिक जोन कहते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा जोन है जो सरफेस वाटर को टच नहीं कर रहा है और सबसे ऊपर वाला पानी हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओशियन के बॉटम में जो पानी है उसको हम नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी बाउंड्रीज के पास वाटर है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो वो जो रीजन हमारा होता है उसको हम बोलते हैं पेलेजिक जोन, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, इट रेफर्स टू द ओपन एंड फ्री वाटर इन द ओशियन दैट स्ट्रेच बिटवीन ओपन सरफेस, यानी कि ओशियन सरफेस और ओशियन बॉटम के बीच में जो फ्री वाटर सारा का सारा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेलेजिक जोन बोलते हैं, ठीक है। और ये सी शोर के और सी फ्लोर के बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेलेजिक जोन में डिफरेंस क्या है, सी शोर के पास का जो पानी है और सी फ्लोर के पास का जो पानी है वो कंसिडर नहीं होता है पेलाजिक जोन में, ठीक है। अब देखो, ये सारे जोन्स मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंटरटाइडल जोन, तो हमारा सी शोर के पास का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरटाइडल जोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेरेटिक जोन, ओशियानिक जोन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा पेलाजिक जोन कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा है ना बॉटम कंसीडर नहीं किया जा रहा है और ऊपर वाला एक रीजन भी जो सरफेस के क्लोज है उसको भी एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो उसके बाद कौन सा रीजन हमारे पास बचता है, उसको हम बोलते हैं पेलाजिक जोन, ठीक है। पेलाजिक जोन को है ना लाइट के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है फोटिक जोन और एक है ए फोटिक जोन। तो फोटिक जोन का मतलब होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है। तो जितने सरफेस तक, पेलाजिक जोन के जितने एरिया तक सनलाइट रीच करती है, डार्कनेस नहीं होती है, लाइट होती है, इल्यूमिनेटेड रहता है, उसको हम फोटिक जोन बोलते हैं। और उसके नीचे का जो सारा डार्कनेस वाला जोन है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ए फोटिक जोन बोलते हैं। और ये जो नीचे पूरा का पूरा आपको सी बेड का सरफेस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो जो हमारा पेलेजिक जोन है, अगर आप उसको वर्टिकली देख रहे हो, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया था कि हम लाइट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो दो पार्ट्स में रहता है, फोटिक एंड ए फोटिक। उसके बाद अगर आप उसको वर्टिकली डिवाइड करते हो तो ये 5 जोन में डिवाइडेड होता है आपका पेलेजिक जोन, ठीक है। तो पेलेजिक जोन का सबसे पहला जोन का नाम है एपीपेलाजिक जोन, जिसको हम सनलाइट रीजन भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेटेड जोन है। इल्यूमिनेटेड मतलब यहाँ पे लाइट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, आराम से यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत आराम से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मान लीजिए हमारे ओशियन में जितना भी प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, यानी कि हमारे एल्गी जो है, हमारे जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, वो जितना भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रोडक्शन होना। तो वो जो सबसे पहला प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस में कन्वर्ट हो रही है, फूड में कन्वर्ट हो रही है, वो सबसे ज़्यादा किस जोन में हो रहा होता है, एपीपेलाजिक जोन में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे है ना बहुत आराम से फ्लोरा एंड फोना एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपको इस जोन में देखने को मिलेंगे। ये पेलाजिक जोन का सबसे पहला जोन है, सबसे ऊपर वाला जोन है, हम टॉप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे टॉप वाला जोन है उसका एपीपेलाजिक जोन, जिसको हम सनलाइट जोन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है। कौन कौन सी फ्लोरा एंड फोना आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, सीवीड्स देखने को मिलेंगे, जेलीफिश है ना निडारिया फैमिली से बिलोंग करती है। ये फिशेस स्पाइसिस से बिलोंग नहीं करती, इसका नाम जेलीफिश जरूर है लेकिन ये निडारिया फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, आपको मालूम होनी चाहिए ये बात। उसके बाद आती है हमारी ट्यूना, शार्क एंड डॉल्फिन्स, वो सब फिशेस भी आपको देखने को मिलती है कौन से रीजन में, एपीपेलाजिक जोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सनलाइट रीजन।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके नीचे जो जोन आता है उसको हम बोलते हैं मीसोपेलाजिक जोन, और यहाँ पे ना थोड़ी लाइट प्रेजेंट रहती है, तो ये है ना ट्विलाइट जैसा, इसका नाम दूसरा नाम क्या है, ट्विलाइट भी कहते हैं इस जोन को, जैसे उसका सनलाइट जोन था, इसका नाम है ट्विलाइट जोन। ठीक है, यहाँ पे भी है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे वो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। और ऊपर हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स थे जो क्या करते थे, ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको स्वॉर्ड फिश देखने को मिलेगी, स्क्विड फिश, कटल फिश। तो यहाँ पे है ना हमारे मेसोपेलाजिक जोन में जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर आपको बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो बायोल्यूमिनेंस क्या होता है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपको ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ये ना चमकते हैं। ठीक है, रात में अगर आप इनको देखो जैसे जुगनू चमकता है, वैसे है ना ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रह रहे होंगे जो रात में चमकेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी जो बहुत सारी एनिमिलिया किंगडम होती है उसके अंदर है ना हमारा जो सिटानोप्लाना होता है वो क्या करता है, उसके अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिनके अंदर बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इस जोन के जो एनिमल्स होते हैं वो रात में कहाँ जाते हैं, एपीपेलाजिक जोन में जाते हैं, जो सनलाइट वाला रीजन होता है, और वहाँ पर जाकर ये खाना खा रहे होते हैं, तो नाइट में यहाँ पे फीड के लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड जोन आता है पेलाजिक जोन के अंदर, बैथीपेलाजिक। ठीक है, इस जोन का नाम है मिडनाइट जोन। यहाँ पे ना पिच ब्लैक रहता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। यहाँ पे भी आपको ल्यूमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे बट बहुत कम, वहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगे जिनके अंदर बायोल्यूमिनिसेंट ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होगी, यानी कि ये चमकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, इसलिए आपको कोई भी लिविंग प्लांट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। डिट्राइटस फूड साइकिल होती है यहाँ पे। डिट्राइटस फूड साइकिल का मतलब होता है यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर के जो दो रीजन थे एपीपेलाजिक जोन और मीसोपेलाजिक जोन, वहां से जितना भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आ रहा होता है, ठीक है, उसको ये खाते हैं। ठीक है, और उसको है ना ऊपर से जो फूड आ रहा है उसको है ना हम मेरीन स्नो भी बुलाते हैं। आपको याद रखना है कि मेरीन स्नो किसको कहते हैं, सोचो आपसे एक मार्क में पूछ ले कि मेरीन स्नो किसको कहते हैं। ठीक है, तो एपीप्लेजिक जोन और मीसोप्लेजिक जोन से जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल नीचे गिर रहा है बैथीप्लेजिक जोन में, जिसको यहाँ के एनिमल जिस पर फीड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मेरीन स्नो बोलते हैं। यहाँ पे आपको जाइंट स्क्विड फिश देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ रीजन आता है जिसको हम एप्सियोपेलाजिक जोन कहते हैं। ठीक है, ये है ना बॉटमलेस रीजन है, यहाँ पे आएंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी आ रहा होता है, प्रेशर जो होता है वाटर प्रेशर बहुत हाई होता है, बहुत अंधेरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब रीजन्स की वजह से, ये सारे रीजन्स होने की वजह से क्या होता है, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। फ्लोरा एंड फौना जो होगी बहुत ही लेस होगी, क्योंकि एक तो बहुत अंधेरा है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है। ठीक है, और पानी जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है यहाँ पे। मोस्टली यहाँ पे जो एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं एक तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी को अगर आप देखोगे वो ट्रांसपेरेंट है और आईलेस है, इनको दिखाई नहीं देता। अब बताओ, पहले ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे में क्या करोगे देख के। तो इसलिए ना भगवान ने इनको इस तरीके से बनाया कि इनकी आंखें ही नहीं दी है, आईलेस बनाया। आपको पता है ना रूडिमेंट्री ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनको हमने यूज़ नहीं किया तो वो हमारी बॉडी में यूजलेस बन जाते हैं, तो आईलेस बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतना अंधेरा आप देख ही नहीं पाओगे, तो आईज देकर क्या किया जाएगा, डार्क एरिया की वजह से ये आईलेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो स्विमिंग कुकुम्बर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बास्केट स्टार जो एक इकाइनोडर्म होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ जोन आता है सबसे बॉटम में आ गया, हम पेलाजिक जोन के सबसे बॉटम में अब है, इसको हम हेडोपेलाजिक जोन बोलते हैं, हेडल जोन बोलते हैं। तो हेड्स का मतलब होता है अंडरवर्ल्ड। ठीक है, अंडरवर्ल्ड इस वर्ड का मीनिंग होता है ओशियन का सबसे डीपेस्ट पार्ट अगर है तो वो क्या है, हेडोपेलाजिक जोन है। पेलाजिक जोन का सबसे बॉटम वाला पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हेडोपेलाजिक जोन बोलते हैं। ये हमारे 5 जोन थे पेलाजिक जोन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा पेलाजिक जोन में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है ना सनलाइट रिच हमारा एपी पेलाजिक जोन जो है, वहाँ पे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और इन पे फीड कौन करते हैं, जू प्लैंक्टन्स करते हैं। उसके बाद है ना बहुत सारे नेक्टॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक मार्क में आपसे पूछा जा सकता है वो नेक्टॉन्स होते क्या है। तो नेक्टॉन्स है ना ऐसे मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्विम कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली वाटर में घूम सकते हैं, मूविंग वाटर में घूम सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, मॉल्यूस्क, क्रस्टेशियस, ठीक है, वेल, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब क्या कहलाते हैं, नेक्टॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, हमारी एल्गीज होती है, जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं, उनको हम जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। नेक्टॉन्स क्या होते हैं, हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है,
बड़े नहीं, इसमें छोटे भी आते हैं, लेकिन मोस्टली जो खुद स्विम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, उनको हम नेक्टॉन्स बुलाते हैं। ये सब कुछ आपको पेलाजिक जोन में देखने को मिलेंगे, सारे ऑर्गेनिज्म आपको पेलाजिक जोन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना, यहाँ पे मेरीन लाइफ इफेक्ट किसकी वजह से होती है? ठीक है, सनलाइट की वजह से। मैंने आपको बताया यहाँ पे पेलाजिक जोन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है फोटिक जोन और एक है एफोटिक जोन। तो फोटिक जोन जहाँ तक है वहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर रही है, लाइट अच्छे से जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना आपको देखने को मिलेगा। और एफोटिक जोन में क्या होता जा रहा है, पानी बहुत ठंडा होते जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे सनलाइट कम रीच हो पा रही है, तो वहाँ पे आपको लेस फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है। उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, तो हमारा जो ऊपर के सर्फेसेज है वो थोड़े वार्म है, क्योंकि उन पे सनलाइट पहुँच रही है, तो वहाँ का पानी गर्म रहता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जा रहे हो, तो पानी का जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है, ठंडा होते जा रहा है, तो आपको है ना ऑर्गेनिजम्स जो है वो लेस होते चले जाएंगे, फ्लोरा एंड फौना जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे आप बॉटम की तरफ जा रहे हो। ठीक है, प्रेशर ऊपर जो वाले जो हमारे जोन्स होते हैं उनमें वाटर प्रेशर इतना हाई नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आराम से रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे बॉटम वाले एरिया होते हैं, पेलाजिक जोन के सबसे नीचे वाले जो एरिया है, उनके अंदर क्या होता है, वाटर प्रेशर बहुत तेजी से आ रहा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरीन लाइफ पे फर्क पड़ता है। मेरीन लाइफ इतनी ज्यादा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पेलाजिक जोन में कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, कितने ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। उसके बाद आता है मेरीन बेंथिक जोन। तो मैंने आपको बताया था हमारे ओशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है पेलाजिक जोन, ठीक है, और उसके बाद जो बॉटम वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन का मतलब होता है ऐसा इकोलॉजिकल जोन जो सिर्फ मेरीन वाटर के बॉटम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बॉटम की बात हो रही है। मेरीन वाटर के बॉटम की बात भी हो सकती है, किसी फ्रेश वाटर बॉडी यानी कि आपकी रिवर के बॉटम की बात हो सकती है, आपके पॉन्ड के बॉटम की बात हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर है ना सेडिमेंट सरफेस की बात हो रही है, जो हमारा बॉटम है उसके ऊपर है ना बहुत सारे सेडिमेंट्स आके जमा हो जाते हैं। तो उस सेडिमेंट सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं। मेरीन बोल रहे हैं यानी कि हम है ना फ्रेश वाटर बॉडी की बात थोड़ी कम करेंगे, यहाँ पे हम ओशियन और सी की बात ज्यादा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेरीन बेंथिक जोन बोलेंगे। ठीक है, तो बेंथिक जोन है ना आपकी शोर से ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बॉटम तक नीचे जा रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी ये शैलो हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक छोटा सा पॉन्ड है, उसका जो बॉटम है वो तो बहुत डीप नहीं होगा ना। ठीक है, तो वो शैलो भी हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है। कभी कभी है ना, आप अगर ओशन की बात कर रहे हो तो हजारों, 6000, 8000 मीटर नीचे जाके भी आपका ओशन हो सकता है, तो उसका जो बेंथिक जोन होगा वो बहुत ज्यादा डीप हो सकता है। ठीक है, कभी कभी है ना, अगर आप किसी रिवर की बात कर रहे हो तो रिवर में इतना ज्यादा डीप नहीं होगा, लेकिन पॉन्ड से ज्यादा डीप होगा। ठीक है, तो आपका जो बेंथिक जोन हो सकता है वो शैलो भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। ठीक है, बेंथिक जोन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, अब हम उन चीजों की बात करेंगे। अब बेंथोस क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेंथिक जोन में रह रहे होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, बेंथोस बुलाते हैं। तो जो हमारे स्पॉन्जेस, क्रस्टेशियस और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथोस बोलते हैं। तो मेरीन बेंथिक रीजन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम अपने बॉटम वाले एरिया की बात करें। आप देखो बॉटम में जा रहे हैं तो सनलाइट बहुत कम पहुंचेगी, तो क्या होता है, लो सनलाइट होती है। अब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाएगा, लाइट पहुंच नहीं रही है, सनलाइट पहुंच नहीं रही है, गर्म कोई उसे करेगा नहीं। ठीक है, तो लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मेरीन बेंथिक रीजन की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। तो लो टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडा पानी होता है, लो सनलाइट होती है। ठीक है, फोटो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी इसलिए, और न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स हाई क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे सारे के सारे ऊपर वाले जोन थे उनका जो डेड और डिकेइंग मटेरियल थे, सेडिमेंट्स थे, वो आके सब कहाँ बैठते हैं, हर कोई चीज़ कहाँ बैठती है, तली में ही जाके बैठती है ना, बॉटम में जाके बैठेगी। ठीक है, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉटम में जाके जमा होते हैं, तो इसके अंदर है ना न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं सेडिमेंट्स की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर लो होता है, सनलाइट जो होती है वो भी लो होती है, इसलिए आपको है ना बहुत लेस फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलती है बॉटम के अंदर। ठीक है, बेंथोस देखने को मिलेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं दिखने को मिलेंगे जितने आपको पेलाजिक जोन के अंदर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको भी हमने जोन्स में डिवाइड किया है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे डेप्थ के बेसिस पे याद रखना है। तो नियर शोर और एस्चुराइन जोन की जो बात हो रही है, तो अगर 200 मीटर से कम आपका डीप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्चुराइन जोन बोलते हैं। अगर है ना 200 से लेके 2000 मीटर तक की डेप्थ तक का आपका बेंथिक रीजन है तो उसको हम बेथियल जोन बोलते हैं। 2000 से 6000 मीटर तक की हाइट तक अगर वो जा रहा है तो उसको हम एप्सिलल जोन बोलते हैं, और अगर 6000 मीटर से भी नीचे डीप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेडल जोन बोलते हैं।
अब यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, प्रेशर एंड लाइट। तो देखो टेम्परेचर मैंने आपको बताया, बॉटम की बात हो रही है, बॉटम में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी बात हो रही है। तो जब यहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुँच पाती है, लाइट सही से पहुँच ही नहीं पाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा बहुत ठंडा होगा। और कोल्ड टेम्परेचर में ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहना पसंद नहीं करते हैं। एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी काम करती है। अगर मैं आपको फ्रीजिंग 4 डिग्री सेल्सियस में डाल दूँ, आपकी बॉडी सर्वाइव करेगी क्या? ऐसे ही बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिज्म भी इतने लो टेम्परेचर पे फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको लेस फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड है। उसके बाद है ना न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे हाई न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं क्योंकि जो सारे के सारे जोन्स थे हमारे, उन सब के जितने भी सेडिमेंटेशंस है वो आके कहाँ पे बैठते हैं, हमारे सरफेस पे बैठेंगे, बॉटम सरफेस पे बैठेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है हमारा बेंथिक जोन, ठीक है। अब प्रेशर क्या होगा, अब देखो बॉटम की बात हो रही है, तो पानी का जो प्रेशर होगा ना वो बहुत तेज होगा। तो इतने तेज में पानी में है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहना पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर देखो आप एक जगह पे बैठे हो और मैं आपके ऊपर है ना बहुत तेजी से पानी डाले जा रही हूँ, तो आप इतने आराम से वहां नहीं रहोगे एज कम्पेयर टू उस वाले एरिया में जहाँ पे आपके पास एक लिमिट का पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है, वाटर प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है। इसलिए है ना ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर लेस रहते हैं। लाइट, अब पूरा का पूरा डीपेस्ट पार्ट है ये, सी का सबसे डीपेस्ट पार्ट की बात हो रही है, बॉटम की बात हो रही है। सनलाइट यहाँ पे सही से पहुंच ही नहीं पाएगी, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेस फ्लोरा एंड फौना होगा, ठीक है। बेंथोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लांट्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स है वो सब मोस्टली कहाँ पे है, हमारे पेलाजिक जोन में है। रीफ, तो आपके साथ पता नहीं ऐसा कभी हुआ है कि या नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। जब भी मैं ओशियन के इनसाइड का पिक्चर देखा करती थी ना तो बहुत ही वाइब्रेंट कलर नजर आते थे और मेरे को ऐसा लगता था कि ये है ना एक्वेटिक प्लांट्स है, इतने सुंदर सुंदर कलर एक्वेटिक प्लांट्स के हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सालों के बाद जब मैं साइंस पढ़ रही थी तब मुझे पता चला कि इनको हम कोरल्स बोलते हैं, ठीक है। कोरल्स जो होते हैं वो प्लांट्स नहीं होते, एक्चुअली एनिमल्स होते हैं। और किस एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं आपको पता है? हमारी एनिमल किंगडम के अंदर एक किंगडम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, निडेरिया बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे सी एनिमोन, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब कुछ आता है ना, उसी के अंदर आते हैं हमारे कोरल्स। तो कोरल्स क्या है एक्चुअली, कोरल रीफ जिसको हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, वो प्लांट्स नहीं है, वो एक्वेटिक एनिमल्स है जो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोरल रीफ जो होता है वो अंडर वाटर बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और बहुत ही प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, कोरल्स की हेल्प से बनाता है। जो हमारे रीफ्स होते हैं, जो इसका नाम है कोरल रीफ, ठीक है। तो रीफ हमारे कैसे बनते हैं, जब बहुत सारे कोरल्स और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पॉलिप टाइप होता है। तो जब बहुत सारे पॉलिप्स एक साथ कॉलोनी में ग्रो कर रहे होते हैं और जो एक साथ कैसे रहते हैं, वो एक साथ इतने सारे आपको कैसे दिखा रहे हैं, उनके होल्डिंग में हमारी कौन मदद कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट मदद कर रहा है। यानी कि वो सब आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के रह पाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी हेल्प कौन करता है इस बाइंडिंग में, कैल्शियम कार्बोनेट करता है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि कोरल्स होते कौन है, एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, सबके सब जो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम एक, आपको पता है हमें जब निडेरिया फैमिली पढ़ाई जाती है ना उसमें दो टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। तो जो कोरल है वो पॉलिप टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर है और बहुत सारे पॉलिप्स जब एक कॉलोनी में ग्रो करते हैं, यानी कि कॉलोनी बनाते रहते हैं, कॉलोनी बनाते रहते हैं और उनको कैल्शियम कार्बोनेट आपस में बाइंड करके रखता है, इसको हम क्या बुलाते हैं, कोरल रीफ बुलाते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो कोरल जो है वो एनिमल्स है जो कॉलोनीज में रहते हैं, उनका जो बॉडी टाइप है वो पॉलिप्स है और ये मल्टीप्लाई किस प्रोसेस से करते हैं। अगर इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको देखना है, जैसे हाइड्रा के अंदर होता है बडिंग, वैसे ही होता है इनके अंदर भी, ठीक है। तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं कोरल रीफ के बारे में। उसके अलावा है ना कोरल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। जब मैंने आपको होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। तो जब दो लोग है ना क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, दो ऑर्गेनिज्म क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोरल्स के साथ है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन रह रही होती है, एक एल्गी रहती है जिसका नाम क्या है, जूजेंथली, ठीक है। तो ये कोरल्स जूजेंथली नाम की एल्गी के साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है ये दोनों के दोनों और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब एक दूसरे को ये क्या क्या फायदा पहुंचाते हैं, तो जो कोरल्स होता है वो है ना इनको स्पेस प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि एल्गी को रहने की जगह देता है कौन, हमारे कोरल्स, ठीक है। और बदले में ये क्या करता है, ठीक है,
जूजेंथली एक एल्गी है, तो वो क्या करती है, खाना बनाती है, ठीक है, खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है और कोरल्स को फूड प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, म्यूचुअल है, सिम्बायोटिक है, ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कोरल किसके साथ मिलकर रहते हैं, एक एल्गी के साथ रहते हैं जिसका एक स्पेशल नाम है जूजेंथली, ठीक है। कोरल्स जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। जब कभी आप पॉन्ड में जाओगे, रिवर में जाओगे, ठीक है, फ्रेश वाटर बॉडीज को जब आप देखोगे ना, आपको वहाँ पर कोरल्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जो हमारे सी होते हैं, ओशियन होते हैं, उनके अंदर आपको कोरल्स देखने को मिलता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। इनको बाइंड करके टुगेदर रखने का काम कौन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट करता है। ये देखो कितना सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। आपको ये पिक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो ये सारे के सारे जो इतने सुंदर सुंदर वाइब्रेंट कलर्स आपको सबस्ट्रेटम पे नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एक्चुअली ये हमारे कोरल रीफ्स है, ठीक है। और इनके पास है ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, फिशेज यहाँ पे रह रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी फिशेज रह रहे होते हैं। सुंदर सुंदर, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत मेस्मराइजिंग है। उसके बाद आता है कंडीशन। तो कोरल्स को ग्रो करने के लिए कैसी कैसी कंडीशंस चाहिए, अब एक एक करके हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर। तो मोस्टली मैंने आपको बताया कि ये सी में ग्रो करते हैं, तो ये है ना, इनको ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म रीजन चाहिए, यानी कि है ना, बहुत वार्म वाटर में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते और एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होना चाहिए, पानी का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए कोरल्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद होता है लाइट। अब मैंने आपको बताया कि कोरल्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं जूजेंथली नाम की एल्गी के लिए। अब वो एल्गी खाना बनाएगी फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो लाइट का पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हमारे कोरल्स रह रहे हैं, क्योंकि अगर एल्गी नहीं होगी तो फूड नहीं बन पाएगा, फूड नहीं बन पाएगा तो कोरल्स खाएंगे क्या, ठीक है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट इनको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जो क्योंकि ये किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, एल्गी के साथ। जूजेंथली नाम की एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस करेगी, तो लाइट का पेनिट्रेशन भी ज़रूर चाहिए कोरल की अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद आता है टर्बिडिटी। तो अगर है ना बहुत ज़्यादा टर्बिड हो जाएगा वाटर, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो एल्गी खाना नहीं बना पाएगा। तो बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी जो होती है वो कोरल्स की ग्रोथ के लिए ना बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो इनको टर्बिडिटी इतनी पसंद नहीं होती है। उसके बाद होता है पानी। अगर फ्रेश वाटर का फ्लक्स आ जाए, तो आपने पता है हमारे जो ओशियंस होते हैं उनके अंदर है ना फ्रेश वाटर बॉडीज आकर गिरती हैं, रिवर्स आकर गिरती है, जहाँ पे हमारी एस्चुरी बनती है जिसको हम नदी का मुहाना बोलते हैं। और फ्रेश वाटर की मिक्सिंग होती है मेरीन वाटर में, तो ठीक है, वहाँ पे है ना थोड़ा मॉडरेट ब्रैकिश वाटर बन जाता है, ठीक है। तो इनको है ना फ्रेश वाटर ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि कोरल्स को एक्सक्लूसिवली मेरीन होती है, इनको मेरीन वाटर में रहना पसंद होता है। तो जब फ्रेश वाटर का फ्लक्स आता है ना, तो इनको अच्छा नहीं लगता, इनको डिस्ट्रक्शन फील होता है, ठीक है। तो कोरल्स अच्छे से ग्रो नहीं करती है फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है, आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को भी नहीं मिलती है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है सैलिनिटी। तो है ना, सैलिनिटी इन्हें पसंद है, मेरीन वाटर में रहना इन्हें पसंद है, लेकिन बहुत हाई सैलिनिटी इनको पसंद नहीं है। अब इनको वो क्यों नहीं पसंद है, आपको मैंने अभी बताया कि कोरल्स को बाइंड करके, जॉइंट करके रखने का काम कौन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट करता है। अगर सैलिनिटी हाई होगी तो इसका मतलब है ना बहुत सारे सॉल्ट हाई हो गए और कैल्शियम का लेवल थोड़ा लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ना इसको सैलिनिटी पसंद है, लेकिन हाई एक्सट्रीम सैलिनिटी इसको पसंद नहीं आती है। किसकी ग्रोथ की बात हो रही है, कोरल रीफ की ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है ओशियन करंट। तो ओशियन करंट जो होता है वो इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, इनको अच्छा लगता है ओशियन करंट। लेकिन अगर वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा, इनकी बॉडी हिलेगी, सबस्ट्रेटम से इनकी बॉडी के अटैचमेंट में दिक्कत आने लग जाएगी। तो ओशियन करंट ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत हाई स्पीड का वाटर इनको नहीं चाहिए, फ्रेश वाटर तो इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पोल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता है कि आजकल जो हमारा मेरीन वाटर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है, बहुत सारे रीजन्स है उसके, क्योंकि हम उसके अंदर है ना सीवेज वाटर ट्रीटमेंट डालते हैं, अनट्रीटेड प्लास्टिक डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ठीक है। हमारा जो सारा न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको भी हम बड़े बड़े जो सी और ओशियंस होते हैं उनके अंदर ही डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इस सब की वजह से ना वाटर जो है वो पोल्यूट होते जा रहा है, उसकी वजह से ना कोरल की ब्लीचिंग हो रही है। अब कोरल की ब्लीचिंग का मतलब क्या है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, कितने सुंदर, कितने वाइब्रेंट कलर्स हैं। आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो इनकी ब्लीचिंग हो जाएगी, यानी कि आपको है ना यहाँ पे बहुत ही डल कलर दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है जब है ना पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये इनके जो ब्यूटीफुल कलर है, पिगमेंट्स है, वो खराब होने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है,
आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स। ठीक है, इस बात से ना हम बहुत परेशान हैं, ब्लीचिंग ऑफ कोरल से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि आजकल है ना हमारे जो कोरल्स है उनको बहुत डैमेज पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग उनके अंदर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कितने टाइप की कोरल रीफ्स होती है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, तो 3 मेजर टाइप की कोरल रीफ होती है, एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, एक होती है बैरियर रीफ और एक होती है एटॉल रीफ। तो सबसे पहले आती है फ्रिंजिंग रीफ। तो फ्रिंजिंग रीफ का मतलब है अगर आपका जो पूरा का पूरा शोर से लेके नीचे बेस तक का एरिया है, ठीक है, वहां पर अगर आपके कोरल्स है ना शोर लाइन से लेके नीचे बेस तक ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कोरल रीफ अगर आपके शैलो वाटर में ग्रो कर रहे हैं, आपका जो शोर्स के पास का बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर भी अगर वो ग्रो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। ये सबसे यंग होते हैं। ठीक है, सारे के साथ आपको पता है कोरल रीफ है ना बहुत बहुत ओल्ड है। हमें है ना एक्वेटिक लाइफ का पता कैसे चला था कि एक्वेटिक लाइफ कितनी पुरानी है, कब ओशियंस बने थे। हम है ना जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं वैसे है ना हम कोरल्स के साथ भी ऐसा करते हैं। ठीक है, उनके थ्रू हमने जाना था कि हमारे ओशियंस की एज क्या है। ठीक है, तो ये है ना सबसे यंग और सबसे सिंपलेस्ट रीफ है। कौन सी रीफ है, ये फ्रिंजिंग रीफ है। ठीक है, ये सबसे पहला टाइप भी होता है कोरल रीफ का। तो कोरल रीफ है ना आपको ऐसे दिखाई देगी, देखो जो हमारा शोर वाला एरिया है ना, हमारा जो शोर वाला एरिया है उसके पास भी आपको ये बहुत आराम से ग्रो करते हुए दिखेगी और नीचे तक ग्रो कर रही होगी, बेस तक ग्रो कर रही होगी, काफी हद तक ग्रो कर रही होगी। बहुत जहाँ एक्सट्रीमली ठंडा पानी आ जाएगा वहां पर ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ये हमारे शोर लाइन तक ग्रो कर रही होती है। ये हमारी कौन सी रीफ है, यंगेस्ट रीफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी बैरियर रीफ। ठीक है, तो ये भी है ना बॉर्डर शोर लाइन के पास होती है, लेकिन ये शोर लाइन तक ही नहीं होती, बहुत शोर लाइन से भी लेके बहुत दूर दूर तक का जो हमारा ओशन वाला एरिया है ना, ग्रेटर डिस्टेंस को कवर किया होता है किसने, हमारी बैरियर रीफ ने। तो एक है ना वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बैरियर रीफ है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया। लोग है ना ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं स्पेशली इस रीफ को देखने के लिए। इसके अंदर भी आजकल है ना ब्लीचिंग ऑफ रीफ वाली प्रॉब्लम हो रही है, और ये किस टाइप ऑफ का एग्जाम्पल है, ये बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रीफ है जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कौन सी किसका एग्जाम्पल है, बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है। उसके अंदर भी आजकल हमें ब्लीचिंग देखने को मिलती है और उसकी फोटो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई है। तो इसको है ना लोग घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं। आपको यहाँ पे ना एक रास्ता दिख रहा होगा, ठीक है, बैरियर इसको हम इसलिए बोल रहे हैं, और ये इस बैरियर के यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, और बहुत लंबे एरिया तक, बहुत ग्रेटर डिस्टेंस तक आपको दिख रहा है ना स्प्रेड हो रहा है। लेकिन जो हमारा फ्रिंजिंग रीफ होता है उसमें ऐसा नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ है और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड टाइप की रीफ। उस ये क्या है, एटॉल रीफ कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो जो हमारे कोरल, हमारा जो वाटर बॉडी है उसके अंदर अगर कोई आइलैंड है जो सबमर्ज हो गया था, ठीक है, वोल्केनिक आइलैंड है, वो पूरा का पूरा वाटर बॉडी में सबमर्ज है, उसको जो सराउंड कर लेता है, इसलिए इसको है ना कोरल आइलैंड भी कहते हैं, लगून आइलैंड भी कहते हैं। मोस्टली है ना ये सर्कुलर होता है। ठीक है, और पूरे के पूरे जो सेंट्रल लगून है उसको ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉल रीफ बोलते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारे बहुत बड़ा सा सी और ओशन है उसके अंदर जो डूबा हुआ पार्ट है जिसको हम लेगून कह रहे हैं, उसको पूरा सराउंड कर लेता है हमारा एटॉल रीफ। ठीक है, तो 3 टाइप की हमारी रीफ थी। कौन कौन सी रीफ थी, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल रीफ। अब ये तो था बैरियर रीफ का एग्जांपल, अब हम एटॉल का देखते हैं। तो देखो इसने क्या किया, हमारा इतना बड़ा समुद्र है, उसके अंदर एक सबमर्ज वॉल्केनिक बॉडी है, उसको सराउंड किया हुआ है। यानी कि यहाँ इस पूरे सबमर्ज एरिया में इसने सर्कुलर टाइप हॉर्स शू शेप्ड का वो बनाया हुआ है और यहाँ पे ये ग्रो कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटॉल रीफ। ठीक है, उसके बाद आता है कोरल रीफ में रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि ये प्लांट्स नहीं है, एक्वेटिक प्लांट्स नहीं है, एक्वेटिक एनिमल्स है। ठीक है, और ये है ना कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके अंदर है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है बडिंग के प्रोसेस से, जैसे हाइड्रा में होता है, और हाइड्रा भी निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। जेली फिश, उसका नाम जरूर फिश है लेकिन वो जेली फिश जो है वो बिलोंग करती है निडेरिया से। ठीक है, सी एनेमोन, वो भी किस फैमिली से बिलोंग करता है, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको देखने को मिलेगा ना वो तो होगा बडिंग के थ्रू। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, तो ये है ना मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट होती है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है कि आपको है ना एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट।
ठीक है। तो क्या करते हैं, गैमीट्स को वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं। ये हमारे ओशियंस में रह रहे हैं, मेरीन वाटर बॉडी में रह रहे हैं, वहाँ पे ये दोनों के दोनों अपने गैमीट्स को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और इनके अंदर है ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम किसको कहते हैं, जब है ना बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो, गैमीट्स जो है वो बॉडी के बाहर आपस में मिल रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा बडिंग से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, 3 टाइप के होते हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, आप समझ गए होंगे कि एक्वेटिक बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक था हमारा एक्वेटिक बायोम, वो कोरल रीफ के साथ आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हमारी 3 सब टॉपिक्स और बच गए हैं, और उन सब टॉपिक्स के अंदर और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो सबका वीडियो आता रहेगा, आपको उस बात के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।